हेलो स्टूडेंट। हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपनी की टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसे शुरू करने से पहले दो टर्म है जो हमें जानना चाहिए। एक तो हमारा ये इनकम टैक्स और दूसरा हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स की जब बात करते हैं ना, तो इनकम टैक्स सिंपली मतलब होता है कि अदर देन जो भी कंपनीज हैं, ठीक है, कंपनीज के अलावा जो भी टैक्स पेयर्स है, जो भी एसएससी है, वो अपनी अर्न की हुई इनकम पे जो भी टैक्स पे करता है, हम उस कहते हैं कि वो इनकम टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, अब इनकम टैक्स के लिए इंडिविजुअल के केस में अलग अलग स्लैब दे रखते हैं और उसके हिसाब से उन पे टैक्स चार्ज होता है। लेकिन जब बात हम कंपनी की करते हैं ना, तो कंपनी को जो पे करना होता है वो क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब कॉर्पोरेट टैक्स क्या हो गया? वो टैक्स जो कोई भी कंपनी जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हुई हैं, वो कंपनी जो भी अपने बिजनेस के से पैसे कमा रही होंगी, जो भी नेट प्रॉफिट कमा रही होंगी, उसके ऊपर जो वो टैक्स पे करती हैं, दैट टैक्स विल बी अ कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो हम जब इन कंपनी की टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम ये डिटरमाइन कर पाए कि उन पे उनको कितना कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है। क्लियर हो गया? सो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होगी कि स्पेसिफिक रेट होता है जो इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू प्रिस्क्राइब किया जाता है और जो हर साल फिनांस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी अमेंडमेंट होते हैं ना, तो उसके हिसाब से वो रेट चेंज हो जाते हैं। सो कॉर्पोरेट टैक्स में स्पेसिफाइड रेट दे देते हैं, जबकि इंडिविजुअल जब इनकम टैक्स पे करती हैं तो वो उनका एक पूरा स्लैब आता है कि आपकी इनकम इतनी है तो इतना परसेंट, फिर इससे के बीच में है तो इतना परसेंट, इससे इसके बीच में तो इतना परसेंट, तो इस तरह से पूरा स्लैब आता है। लेकिन जब कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं, तो उन्हें जो टैक्स पे करना होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक रेट आ जाता है और उस रेट के हिसाब से उनको पे करना पड़ता है। अब चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना होगा। सबकी सब, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो चाहे डोमेस्टिक, वो कॉर्पोरेट टैक्स के कैटेगरी में या कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, सो कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट करना या कंपनी की टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करने का सिंपली मतलब होता है कि हमें कंपनी की टोटल इनकम को क्या करना है? कंप्यूट करना, टोटल इनकम को डिटरमाइन करना है कि कंपनी की टोटल इनकम कितनी है, और फिर उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि उनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है, मतलब उन पे किस रेट का कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज होगा जिसके बेसिस पे उन्हें पे करना है इनकम टैक्स एक्ट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। क्लियर हो गया? सो कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी जो टैक्स पे करती है। ठीक है, अब कॉर्पोरेट टैक्स, अगर कंपनी के टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करने की बात करते हैं ना, तो उसकी कुछ स्टेजेस हैं। ठीक है, उनकी टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए कुछ स्टेजेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं एंड देन हम उनकी टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ कंप्यूट कर लेते हैं। सबसे पहला जो काम करना होता है वो होता है कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना कि भाई वो कंपनी क्या है, वो डोमेस्टिक कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी की कैटेगरी में आती है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो रेसिडेंट कंपनी है या नॉन रेसिडेंट कंपनी है। ठीक है, उसके बाद जो हेडवाइज इनकम टैक्स एक्ट ने बताया है, तो हमें कंपनी की भी हेडवाइज इनकम को क्लासिफाई करके कैलकुलेट कर लेना होता है। फिर हमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए जो भी एडजस्टमेंट करने हैं वो कर देने होते हैं, और उसके बाद हम उनकी ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्यूट कर लेते हैं। जब ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है तब हम जो भी डिडक्शन अलाउेबल है चैप्टर 6A के अकॉर्डिंग, वो डिडक्शन हम वहाँ पे उनको पे कर देते हैं, वो एडजस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हमारी टैक्सेबल इनकम आती है और उस बेसिस पे हम उनकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, जैसी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट हो जाती है तो हमें कंपनी के केस में एक और चीज़ ध्यान देनी पड़ती है, दैट इज़ मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, हमें वो कंसीडर करना पड़ता है। एंड देन हम क्या करते हैं, जो एडवांस टैक्स या टीसीएस वगैरह या कोई रिफंड वगैरह था, जो कुछ भी पहले से टैक्सेस पे हैं, वो एडजस्ट करके हम रिटर्न को फाइल कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा स्टेज है जिसके बेसिस पे एक कंपनी जो है अपना रिटर्न फाइल करती है। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम मतलब कहाँ तक कैलकुलेट करने की बात हो गई, जहाँ हम उनकी टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट कर ले तो उनकी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट हो गई। ठीक है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम पे ही टैक्स लायबिलिटीज फ्रेम होती है। उसके बाद भी कंपनी को क्या करना होता है, मैट का ध्यान देना पड़ता है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं अपने प्रीपेड टैक्सेस का, और फिर जाके आईटीआर फाइल करना पड़ता है। ठीक है, सो मेन स्टेजेस की अगर बात करें तो वो कितने हो गए, वो 6 स्टेजेस होते हैं एक कंपनी की टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करने के लिए। वो कौन कौन से हो गए? पहला तो भाई उनकी रेसिडेंशियल स्टेटस जो है कंपनी की वो डिटरमाइन करना, दूसरा हेडवाइज इनकम को क्लासिफाई करना, फिर उनका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट करना, ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्यूट करना, फिर चैप्टर 6A की जो भी अलाउेबल डिडक्शन है वो उन्हें पे करना, वो एडजस्ट करना, और फिर टैक्सेबल इनकम उनकी आ जाएगी और उसी के बेसिस पे टैक्स लायबिलिटीज़ को कंप्यूट करना।
ठीक है, यही मेन 6 स्टेजेस हैं। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, पूरा एक कंपनी को जो रिटर्न फाइल करने तक का प्रोसेस होता है वो पूरा हम यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी की। देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी का डिटरमाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, सबसे पहला स्टेज है। और एक इंडिविजुअल का भी हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसका भी पहला स्टेज यही होता है कि पहले आप उस इंडिविजुअल की या उस कंपनी की भाई रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करिए कि वो क्या है। तो कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस जब हम डिसाइड करते हैं कि भाई वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, जब तक हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे तब तक हम ये जो उनकी टोटल इनकम पे कितनी टैक्सेबिलिटी होती है उसका स्कोप या उस इंसिडेंस को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो टैक्स के इंसिडेंस को डिसाइड करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये ज़रूरी है कि कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्लियर हो कि कंपनी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ कि एक कंपनी कभी भी ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होती है। ठीक है, वो रेसिडेंट है, मतलब रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो आप कहते हैं ना, वो वही हो गया। और या फिर वो नॉन रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जैसा कोई सीन नहीं होता। तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी। ठीक, जिसे हम कहते हैं भाई डोमेस्टिक कंपनी बनेगी या फॉरेन कंपनी बनेगी। क्लियर है? तो जो इंडियन कंपनीज होती हैं, मतलब जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, वो हमेशा भाई रेसिडेंट कंपनीज कहलाती हैं। इसके अलावा जो हमारी फॉरेन कंपनीज होती है वो भी हमारी रेसिडेंट कहलाती है। डिपेंड करता है कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे है, मतलब वो जो मैनेजमेंट है वो कहाँ से किया जा रहा है उस कंपनी का। उस अगर वो इंडिया में है तो फिर वो रेसिडेंट बन जाती है, रेसिडेंट कंपनी बन जाती है। क्लियर है? तो अगर रेसिडेंट कंपनी है तो उसके लिए टैक्स स्लैब अलग है, टैक्स रेट अलग है। और अगर वो फॉरेन कंपनी है तो उसके लिए टैक्स रेट अलग है। तो इसीलिए पहले ये डिसाइड करिए कि वो डोमेस्टिक है या फॉरेन कंपनी है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट कंपनी है। क्लियर हो गया? जैसे मैंने ये डिसाइड कर लिया, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्लियर हो गया, देन हमें क्या करना होता है, उसकी हेडवाइज इनकम को क्लासीफाई करना होता है। देखिए, सेक्शन 14 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो 5 हेड्स कहता है कि 5 हेड में किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी एसएससी की इनकम होती है। लेकिन कंपनी के केस में ये सिर्फ 4 हो सकती है। कौन कौन सी? देखिए, सैलरी तो कभी होगी नहीं क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं ना, कॉर्पोरेट टैक्स पे करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कंपनी है तो बिजनेस कर रहे होंगे। तो सैलरीड इनकम तो आपकी कंपनी की कभी होगी नहीं, वो किसी के यहाँ जॉब तो कर नहीं रही है कंपनी खुद का बिजनेस चला रही है। तो इसीलिए इसके 4 ही हेड होंगे। तो पहला क्या होता है, जो पीजीबीपी का हमारा हेड होता है, मतलब वो जो बिजनेस कर रही है उससे जो भी प्रॉफिट कमाएगी। दूसरा हमारा कैपिटल गेन होता है। तीसरा, अगर वो कंपनी अपनी कोई प्रॉपर्टीज़ को रेंट आउट कर रखी है तो उस पर जो इनकम आ रही है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होती है वो हम कंपनी के केस में कैलकुलेट करते हैं। और फिर हमारी फोर्थ होती है अदर सोर्सेस की इनकम, जैसे डिविडेंड वगैरह कंपनी है, इंटरेस्ट वगैरह है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम क्या करते हैं, हर हेड की इनकम, जो चारों हेड की इनकम है उसको कंप्यूट करते हैं। ठीक है, और हर हेड का जो अपना अलाउएबल डिडक्शन वगैरह होता है, एग्जेम्पशंस होते हैं, जो चीज़ें भी उनके एक्सपेंसेस वगैरह के रिगार्डिंग होते हैं, जैसे पीजीबीपी में ना कुछ अलाउएबल एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ डिसअलाउड एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सब एडजस्टमेंट करके उन सब एग्जेम्पशंस को लेके क्लेम करके हम क्या करते हैं, हर एक हेड की इनकम को कंप्यूट कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारी हेड वाइज इनकम कंप्यूट हो जाती है। फिर हमें क्या करना होता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को अप्लाई करना पड़ता है। देखिए, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये ना वो प्रोविज़न है जहाँ पर टैक्स पेयर को ये अलाउ हो जाता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर उसको लॉस हुआ है तो वो अपनी इनकम से पहले उस लॉस को एडजस्ट करा ले। अब अगर इनकम में से लॉस को एडजस्ट करा लेगा तो इनकम कम बचेगी। जब इनकम कम बचेगी तो टैक्स लायबिलिटीज़ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी ना। कम इनकम पे तो टैक्स भी कम ही आएगा। तो इस तरीके से उनको ये प्रोविजंस मिलता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के केस में। ठीक है, तो अब जब वो ऐसा करने जाते हैं, अपनी लॉस को एडजस्ट करने जाते हैं इनकम में, तो सबसे पहले उनको अपनी लॉस को कैसे एडजस्ट करना पड़ता है, अपनी सेम हेड की इनकम से एडजस्ट करना पड़ता है, जिसे हम इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कहते हैं। मतलब अगर आपका पीजीबीपी की इनकम है तो पीजीबीपी के हेड से हो गए, कैपिटल गेन की इनकम है तो कैपिटल गेन के हेड से हो गए, हाउस प्रॉपर्टी की लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से हो गई, है ना। तो इसी तरह से हर हेड के लॉस को उसी पर्टिकुलर हेड की इनकम से हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। क्लियर हो गया? वो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा, अगर उसके बाद भी लॉस बच जाता है तो कुछ लॉस के केस में ये अलाउ होता है कि वो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर ले, मतलब वो अपने लॉस को दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट करा ले, उसी को इंटर हेड एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इन अ सेम ईयर। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हाउस प्रॉपर्टी की लॉस हुई है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से वो एडजस्ट नहीं हो पाया सेम ईयर में, तो हम उससे ना दूसरे हेड की इनकम से, जैसे पीजीबीपी हो गई, कैपिटल गेन हो गया, मतलब किसी दूसरे हेड की इनकम से उसको एडजस्ट करा लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको
कि ऐसा नहीं होता है कि हर हेड की इनकम किसी भी हेड से एडजस्ट करा सकती है, नहीं। इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस मेंशन है कि कौन से हेड की इनकम, कौन से किसी हेड की इनकम को जो लॉस हुआ वो किस हेड की इनकम से एडजस्ट कराया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस है, जिसको हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का जो वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो, उसमें ऑलरेडी हमने पूरा प्रोविजन मेंशन कर रखा है कि पीजीबीपी का कैसे एडजस्टमेंट होगा, कैपिटल गेन का लॉस कहाँ कहाँ कैसे एडजस्ट होता है, तो इंटर हेड एडजस्टमेंट सब कुछ वहाँ पे बता रखा है, ठीक है। अब अगर कोई लॉस तब भी सेट ऑफ नहीं होते करंट ईयर में, तब हम उसे क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हर लॉस का कैरी फॉरवर्ड का टाइम पीरियड अलग है, कोई 8 साल, कोई 4 साल, इस तरीके से हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि भाई हम उसे 8 साल तक एडजस्ट करा सकते हैं, 8 साल तक उस हेड से प्रॉफिट होगा तो हम उसे एडजस्ट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का एडजस्टमेंट हो जाता है, तो हम क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं, अपनी जीटीआई कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो हम क्या करते हैं, हर हेड की इनकम को, जैसे हमने उसकी इनकम कंप्यूट की है सारे एडजस्टमेंट वगैरह करके, कैरी फॉरवर्ड, सेट एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का भी जो भी एडजस्टमेंट था, वो सब कुछ करके हर एक हेड की इनकम को हमने कंप्यूट कर लिया। जब सारे हेड की इनकम को एग्रीगेट कर लेते हैं ना, तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उसी को हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, है ना। ग्रॉस टोटल इनकम, चारों हेड, जैसे कंपनी के केस में 4 हेड है, तो चारों हेड की इनकम को टोटल करके जो वैल्यू आई, दैट विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिडक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। डिडक्शन एडजस्ट करने के मतलब क्या हो गया, जो भी अलाउएबल डिडक्शन है चैप्टर 6A के, ठीक है, जो ATC से ATU के अंदर आते हैं, उसमें जो भी अलाउएबल डिडक्शन है वो आप डिडक्ट कर दीजिए अपनी GTI में से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया कि भाई ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको जो भी एलिजिबल डिडक्शन है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी अ टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम, उसी को कहते हैं। और यही इनकम हमको कंप्यूट करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही इनकम कंप्यूट करना होता है, ठीक है। तो इतने स्टेप्स करने के बाद हम टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर पाएंगे, जैसे ही हम GTI में से अलाउएबल डिडक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये चैप्टर 6A के जो डिडक्शन होते हैं वो ATC से ATU के अंदर आते हैं, लेकिन कंपनी के केस में ना सारे डिडक्शन ATC से ATU के अंदर जितने भी डिडक्शन होते हैं, सारे डिडक्शन नहीं अलाउड होते। कुछ स्पेसिफिक, कुछ लिमिटेड डिडक्शन ही कंपनी को अलाउड होते हैं चैप्टर 6A के। जैसे मैं बता दूं, ATG का जो डिडक्शन होता है डोनेशन के रिगार्डिंग, उसमें भी कुछ डोनेशन है तो वो अलाउ होता है। इसी तरह ATGGA का है साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग डोनेशन, वो अलाउड है। ATGGB पॉलिटिकल पार्टीज पे कंट्रीब्यूट करने का है, वो कंपनीज को अलाउड होता है। इसके अलावा ATJJAA का डिडक्शन जो न्यू एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग है वो अलाउड है। सेक्शन 80IAC का डिडक्शन वो स्टार्टअप के केस में अलाउड है, ठीक है, वहाँ का डिडक्शन उसका ले सकते हैं हम। इसके अलावा ATM है, ATM का डिडक्शन इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स के रिगार्डिंग अलाउड है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत, जैसे ATIB है, ATIA, ATIAB, ATIAC, ATIB, है ना, ये सारे डिडक्शंस हैं जो कंपनीज को अलाउड है। तो मतलब आपको देखना होगा कि कंपनी के केस में कौन कौन से डिडक्शन अलाउड है और आपकी कंपनी किस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, उस हिसाब से आपको वो डिडक्शन उन्हें प्रोवाइड करना होगा। वो डिडक्शन आप उनको एडजस्ट करा सकते हो उनकी ग्रॉस टोटल इनकम में से, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ ये कि जैसे जो कंसेशनल रेट पे टैक्स देती हैं जो कंपनीज, मतलब सेक्शन 115BAA या 115BAB के अंदर उसके अकॉर्डिंग, उस सेक्शन के अंदर आती हैं, उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करती हैं, तो ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो इन डिडक्शंस को क्लेम नहीं कर सकती, उन्हें कोई भी डिडक्शन चैप्टर 6A का अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो जितना डिडक्शन हमने आपको बताया, ये कुछ डिडक्शंस हैं जो आपको अलाउड है, सारे डिडक्शंस आपको कंपनीज के केस में अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा, जैसे ही हमारा डिडक्शन पे कर दिया, तो डिडक्शन पे करने के बाद, एडजस्ट कराने के बाद हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाती है, और टैक्सेबल इनकम आते ही फिर हमारा काम क्या होता है कि हम टैक्स लायबिलिटीज़ को कंप्यूट करें, ठीक है। अब ये कंपनी के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। मतलब कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, अगर कॉर्पोरेट टैक्स पे न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स के रिगार्डिंग यही चीज़ बतानी होती है कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या है और किस रेट से कंपनीज पे टैक्स लगाया जाता है, वो जो हम यहाँ पे अभी समझेंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी टैक्सेबल इनकम आई है कंपनी की, उस पर जो भी एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट होगा वो आपको अप्लाई करके टैक्स लायबिलिटीज़ कंप्यूट करनी होगी कि भाई इतनी लायबिलिटी बनी, इतनी का टैक्स पे करना है, ठीक है। अब ये जो
जो रेट्स होते हैं ना डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए वैरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन उनकी टर्नओवर या फिर उन्होंने कौन से ऑप्शंस को चूज़ कर रखा है ना। जैसे 115 बी ए करके अभी मैंने बताया ना, तो इस तरह के कंसेशनल रेट के ऑप्शंस चूज़ कर रखें तो फिर उस हिसाब से रेट एप्लीकेबल होंगे। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जब हमको कॉर्पोरेट टैक्स का रेट देखना है ना, तो जैसे हमने कहा कि दो तरह की कंपनी हो गई भाई, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, ठीक, डोमेस्टिक या फॉरेन हम जिसे कहते हैं, तो रेट भी हमारा ऐसे ही जाएगा। तो सबसे पहले हम फॉरेन कंपनीज़ का रेट पता कर लेते हैं कि अगर आप फॉरेन कंपनीज़ हैं, अगर आप नॉन रेसिडेंट कंपनीज़ की कैटेगरी में आ गई हैं, तो ऐसे सिचुएशन पे आपको 40% का फ्लैट टैक्स पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो कॉर्पोरेट टैक्स कितना किस रेट से लगेगा? 40% के रेट से लगेगा। जो भी टैक्सेबल इनकम आपकी कंप्यूट होके आए उसका 40% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा कॉर्पोरेट। 1 लाख अगर आपकी एग्जांपल के लिए 1 लाख की आकर टैक्सेबल इनकम कंपनी की आई तो 40% मतलब 40,000 रुपये उसको टैक्स के फॉर्म में कॉर्पोरेट टैक्स में डिपॉजिट करना पड़ेगा, रिमेनिंग उसकी इनकम बचेगी। ठीक, अब वहीं डोमेस्टिक कंपनी के केस में, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या हो गया? डोमेस्टिक कंपनी के केस में 2 तरीके के रेट आपको ऑफर किए जाते हैं, एक हमारा स्टैंडर्ड रेट, दूसरा हमारा कंसेशनल रेट। स्टैंडर्ड रेट की बात करें तो स्टैंडर्ड रेट में बोला गया कि 25% आपको पे करना पड़ेगा उन कंपनीज को जिन कंपनीज का जो ग्रॉस टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है वो 400 करोड़ तक है। ठीक है, तो 400 करोड़ तक की कंपनीज को जो कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है वो कितना? 25% के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा की जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं उनको किस रेट से देना पड़ेगा? 30% के रेट से उनको पे करना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो 25% और 30% का 2 रेट एप्लीकेबल हो गए। 400 करोड़ के अंदर है आपका ग्रॉस टर्नओवर तो 25%, और उससे एक्सेस है तो आपको 30% का देना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड रेट हो गया। दूसरा आता है कंसेशनल रेट। ठीक है, कंसेशनल रेट की जब हम बात करते हैं ना, तो देखिए कंसेशनल रेट में ना 2 रेट आपको मतलब आपको कंपनीज को प्रोवाइड किया गया इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। वो 2 रेट क्या है? एक 22% का, दूसरा 15% का। ठीक, तो 22% अगर कंपनी ने सेक्शन 115 BAA को ऑप्ट कर रखा है तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह मेंशन है जिसके बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई हम इस सेक्शन के अंदर आना चाहते हैं और हम कंसेशनल रेट से टैक्स पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब जो न्यू कंपनीज होती हैं या डोमेस्टिक कंपनीज जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती हैं तो उस कंडीशंस मेंशन तो उसके हिसाब से वो इस कैटेगरीज में आके फिर अपना 22% के रेट से टैक्स देंगी। क्लियर हो गया? और दूसरा रेट आता है 15% का। तो ये उन कंपनीज को अलाउ होता है जो न्यूली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं। ठीक है, और अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया है वो 1 अप्रैल 2024 से पहले स्टार्ट कर लिया हो, तो इस तरह की कंपनीज 115 BAB के अंदर आती हैं विद सर्टेन कंडीशंस। तो वो जो है वो 15% के रेट से टैक्स देंगी। तो कंसेशनल रेट 22 और 15% का हो सकता है। तो अगर आपने 115 BAA के अंदर ऑप्ट कर रखा तो 22% देना होगा। अगर आपने 115 BAB के अंदर ऑप्ट किया हुआ टैक्स पे करने का तो 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये कंसेशनल वाली कंपनीज हो गए। जो कंसेशनल रेट के अंदर आती हैं वो डिडक्शंस चैप्टर 6A ITC ATU के अंदर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। ठीक, इसके अलावा कंपनीज को सरचार्ज और सेस भी पे करना पड़ता है। तो टैक्स कैलकुलेट हो गया, अब टैक्स में सरचार्ज और सेस भी ऐड होगा। सरचार्ज भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सरचार्ज बेसिकली एडिशनल टैक्स बेस होता है, जो आपकी इनकम होता है उस पर एडिशनल टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, टैक्स के अमाउंट पे ये कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, इनकम पे नहीं कैलकुलेट करते हैं। जो टैक्स का अमाउंट आया ना, आपने इस तरह से जो 15%, 22% या 25 या 30% जो टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट होगा उसका रेट ये लगेगा, उस पर ये सरचार्ज का रेट लगता है। ठीक है, तो क्या क्या है? 2 रेट है बेसिकली। पहला हो गया हमारा 7%। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच आपकी इनकम है तो सरचार्ज 7% लगेगा। ठीक है, तो 1 करोड़ से अबव होने पे ही आपको सरचार्ज पे करना होगा कंपनीज को, और 1 करोड़ से 10 करोड़ के अंदर अगर आपकी इनकम आ गई है तो आपको टैक्सेबल इनकम अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो 7% का सरचार्ज आप पे चार्ज होगा। अभी 7% किस पे लगेगा? जो टैक्स का अमाउंट आया ना उसका 7% लगता है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा आता है कि अगर 10 करोड़ से अबव आपकी इनकम है तो 12% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सरचार्ज मतलब एडिशनल टैक्स, सरचार्ज मतलब एडिशनल टैक्स आपको 12% का पे करना पड़ेगा। तो सरचार्ज का रेट कितना हो गया? 7% या 12%। ये नॉर्मल जो स्टैंडर्ड रेट था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नॉर्मल रिजाइम में अगर आप हैं तो। पर अगर आपने ये कंसेशनल रेट के अंदर खुद को ऑप्ट कर रखा है, मतलब 115 BAA या 115 BAB के अंदर आप आते हैं, तो फिर आपका जो सरचार्ज का रेट होगा वो कितना होगा? फ्लैट 10% का सरचार्ज का रेट हो जाएगा। क्लियर हो गया?
जो कंपनी सेक्शन 115 बी ए ए या 115 बी ए बी के अंदर खुद को रजिस्टर्ड कर रखी हैं, तो उनको सरचार्ज 10% के रेट से पे करना पड़ता है। उनको ये नहीं देखना होगा कि उनकी जो इनकम है वो 10 करोड़ है या 10 करोड़ से अबव है, ये सब कुछ भी नहीं, वहाँ पे सीधा फ्लैट 10% का आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ता है, जो कि मैंडेटरी 4% के हिसाब से। तो 4% का जो सेस है वो हो जाता है आपका चार्ज, मतलब वो लगता है, ठीक है। सो ये हमारा आ जाता है। इस तरीके से पूरा टैक्स लायबिलिटीज़ कंप्यूट होती है और ये पूरा कॉर्पोरेट टैक्स का अमाउंट बन के आता है। तो यहाँ से जब हम ये सब चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं तो टोटल टैक्स का अमाउंट कितना आपको पे करना है वो हमारा कैलकुलेट होके आ जाता है। उसी को बोलते हैं टैक्स लायबिलिटीज़ हमारी क्लियर हो गई कि हमारे ऊपर इतनी टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ गई है, हमको पे करना है, ठीक है। अब जब कंपनी के केस में हमारी टैक्स लायबिलिटीज़ कैलकुलेट हो जाती है नॉर्मल सिनेरियो में, फिर हमें एक और काम करना पड़ता है जो हमने मैट के वीडियोज़ में ऑलरेडी देख रखा है, जहाँ पे हमने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का वीडियो बनाया, वहाँ पे हम इस चीज़ को पूरा अच्छे से समझ चुके हैं। सो वहाँ पे क्या कहा गया कि हमें मैट को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है, कंपनीज़ के केस में। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटीज़ जो भी आपने कंप्यूट की इस तरीके से, ठीक है, अगर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटीज़ आपकी कम होती है, किससे कम होती है? कंपनीज़ के बुक प्रॉफिट का 15% जो कैलकुलेट करके आएगा उस वैल्यू से कम होती है, तो कंपनी को मैट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। मतलब उनको अपनी बुक प्रॉफिट का 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कंपनीज के केस में उनको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसका 15% भी कैलकुलेट करना पड़ता है और वो टैक्स लायबिलिटीज़ का अमाउंट भी रखना पड़ता है साथ में। फिर इस टैक्स लायबिलिटीज़ जो भी आपने कैलकुलेट किया रेट के हिसाब से, उसको फिर 15% वाले को कंपेयर किया जाता है और जो हाइयर होता है बस वही वो पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कंपनीज़ ये कंसेशनल रेट में आते हैं वो मैट के प्रोविज़न से एग्जेम्प्ट होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर जैसे ही हमारा मैट कैलकुलेट हो गया, हमने कंपेयर कर लिया, हमें पता चल गया कि हमें नॉर्मल टैक्स लायबिलिटीज़ पे करना है या मैट के हिसाब से पेमेंट करनी है। जब हमारा ये चीज़ क्लियर हो जाता है, देन हमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करने होते हैं जितने भी प्रीपेड टैक्सेस हैं। मतलब अगर कोई एडवांस टैक्स पे कर रखा है, जैसे TDS वगैरह है या TCS का है कुछ भी, या कोई रिफंड वगैरह का केस है, तो जो भी एडजस्टमेंट करने की बात है वो एडजस्ट कर देंगे अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ से और फिर हमारा फाइनल टैक्स का अमाउंट आ जाएगा जो हमें पे करना है। और फिर हम क्या करते हैं, अपना ITR फाइल कर देते हैं। तो कंपनीज़ को ITR 6 के अंदर अपना ITR 6 का जो फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है। उनको छोड़ के जो स्पेसिफिक एग्जम्पशंस में आती हैं वो इस चीज़ को नहीं, बाकी सबको ITR 6 के अंदर जाके अपने चीज़ को, अपने रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। और अगर ज़रूरत है तो टैक्स ऑडिट वगैरह का, अगर सर्टेन जैसे टैक्स ऑडिट के केसेस आते हैं ना कि इतनी एक्सीड कर दी है आपकी लिमिट तो आपको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा, तो वो फॉर्म भी आपको फाइल करके रिटर्न के साथ भेजना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका टैक्स कंपनी का पूरा टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होता है, उनका ITR फाइल होता है, ठीक है। यहाँ तक हम चीज़ें क्लियर कर ली हैं। फिर मैं ना इस पूरे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम को एक फॉर्मेट के हिसाब से आपको समझा देती हूँ कि एग्जैक्टली जो फॉर्मेट में जाएगा वो चीज़ें कैसे जाती हैं। तो एक तो हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी, क्योंकि सीक्वेंस वाइज आता है ना, तो सैलरी आएगा नहीं, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम PGBP की इनकम कैलकुलेट करेंगे, जो बिजनेस इनकम होगी, मतलब जो भी हमारे PGBP में जैसे कैलकुलेशन होती है उनकी, उस हिसाब से हम पूरी एडजस्टमेंट करके इनकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। देन हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेंगे, अदर सोर्सेज से कोई इनकम आती है हम वो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हमारी GTI निकल के आएगी, फिर हम उनको डिडक्शन दे देंगे चैप्टर 6A का, जैसे कि ATGGA या फिर ATG, ATGGB, ATGGCA, IAC, IAB, इस तरह से जो भी डिडक्शंस अलाउड हैं वो डिडक्शन हम पे कर देंगे एंड देन हमारी टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम आ जाती है और हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। अब आपको पता है यहाँ टैक्सेबल इनकम आने के बाद कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट होता है वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर मैट का प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, हायर टैक्स लायबिलिटीज निकल आएगी, वही हम पे करेंगे। तो इस तरीके से पूरा एक कंपनी का टैक्सेबल इनकम कंप्यूट होता है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपनी के केसेस में अगर जो लॉसेज होते हैं, बिजनेस लॉसेज होते हैं, तो उसको कैसे सेट ऑफ कराते हैं और कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो बाकी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रिगार्डिंग बहुत डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है जहाँ पे सारी प्रोविजंस, कैपिटल गेन वगैरह सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। लेकिन यहाँ पे ना हम सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर ले रहे हैं, ठीक। बस शुरू करने से पहले मैं ये जानना ज़रूरी है कि सेट ऑफ लॉसेस किसे कहते हैं और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस किसे कहते हैं। देखिए, सेट ऑफ लॉसेस की जब हम बात करते हैं ना, तो सेट ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है कि करंट ईयर के लॉस को करंट ईयर की इनकम से एडजस्ट कराना, ठीक है। मतलब इसी ईयर लॉस हुआ तो इसी ईयर के लॉस को इसी ईयर की इनकम से हम एडजस्ट कराते हैं, सेट ऑफ कराते हैं, उसी को कहते हैं सेट ऑफ कराना। अब वो इसी ईयर, अगर इसी ईयर की इनकम से एडजस्ट कराना तो या तो सेम हेड की इनकम से करा लीजिए या फिर आप डिफरेंट हेड की इनकम से करा लीजिए, डिपेंडिंग। लेकिन आप सेम ईयर के लॉस को सेम ईयर में एडजस्ट कराना चाहते हैं, सेम ईयर में सेट कराना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो उसको ही हम सेट ऑफ लॉसेस कहते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से होगा, इंट्रा
इंट्रा हेड और इंटर हेड। ठीक, दूसरी बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की। तो देखिए जब लॉस सेट ऑफ नहीं होता है, चाहे वो सेम हेड की वजह से हो या डिफरेंट हेड की वजह से, जिस ईयर लॉस हुआ उसी ईयर वो लॉस आपका सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपके पास प्रॉपर इनकम नहीं है कि आप उस लॉस को ख़त्म कर पाएँ। तब क्या करते हैं, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए कि भाई नेक्स्ट ईयर जब फिर इनकम होगी तो हम उस इनकम से इस लॉस को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या ध्यान दिया जाता है कि भाई सेम हेड से होना ज़रूरी है। वहाँ पे आपका डिफरेंट हेड वाली कहानी नहीं चलती है। सेम ईयर में लॉस हो रहा है, सेम ईयर एडजस्ट कर रहे हैं, तब तो आप दोनों से कर सकते हैं। पर अगर आप एडजस्ट करा रहे हैं, दूसरे ईयर कैरी फॉरवर्ड कराने जा रहे हैं, फिर एडजस्ट कराने की बात करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपको सेम हेड होता है। तो वही कहा गया कि जो लॉस, जैसे सब्सिक्वेंट ईयर्स की बात करें, अगर सब्सिक्वेंट ईयर्स में पुराना कोई लॉस लेके आया गया था तो उस लॉस को हम क्या कराएंगे, सिर्फ उसी इनकम के हेड से ही एडजस्ट कराएंगे जिस हेड का वो लॉस होगा। ठीक है, तो अभी हमको और चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखिए पहले यहाँ तक बात जब समझ में आई तो हमें ये क्लियर हो गया कि सेट ऑफ लॉसेज अगर कराना है सेम ईयर, हमको अपने सेम ईयर में ही उस लॉस को एडजस्ट कराना होता है, तो उसके दो ही तरीके होते हैं, इंट्रा और इंटर हेड। ठीक, तो हम एक एक करके समझते हैं। सेक्शन 70 की बात करते हैं। तो सेक्शन 70 किसको कहता है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट को कहता है, या इंटर सोर्स। ठीक है, समझिएगा, इंटर सोर्स है, इंटर हेड नहीं है, इंटर सोर्स है। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। अब ये क्या कहने का मतलब हो गया कि अगर आपको जैसे लॉस हुआ है किसी एक सोर्स से, तो आप उसी पर्टिकुलर हेड के किसी दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम से आप उस लॉस को एडजस्ट करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर आपका कोई बिजनेस ए है तो आप उस बिजनेस ए के लॉस को दूसरा जो आपका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस बी, उसमें प्रॉफिट हुआ है तो उससे आप एडजस्ट करा लीजिए। तो हेड तो एक हो गया पीजीबीपी, है ना, मतलब आपका बिजनेस का लॉस है, बिजनेस का हेड हो गया, पीजीबीपी का हेड हो गया। अब इसमें एक सेम हेड के अंदर हमारे सोर्स अलग है, बिजनेस ए का लॉस था और बिजनेस बी में प्रॉफिट था, तो हमने सेम जो अलग अलग सोर्स थे ना उससे एडजस्ट करा है, इसीलिए कह रहे हैं इंटर सोर्स। हेड तो सेम ही है, पीजीबीपी का लॉस पीजीबीपी में ही सेट ऑफ हो रहा है, बस सोर्सेज अलग हैं। क्लियर हो गया? तो इसी को कहते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। अपने ही हेड के अंदर पीजीबीपी का लॉस पीजीबीपी के अंदर ही एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए कंपनी के केस में क्या होगा, बिजनेस ही तो होगा, बिजनेस होगा तो बिजनेस की चीज़ें कहाँ किस हेड में जाती हैं, इनकम टैक्स के अंदर, पीजीबीपी में। तो कंपनीज के केस में जो भी हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, पीजीबीपी लॉस की बात करेंगे। ठीक है, अब इस हेड के ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इंट्रा हेड ने कहा था कि भाई आप अपने ही हेड के अंदर अगर दूसरा कोई सोर्स से, सेम हेड के अंदर कोई दूसरे सोर्स से इनकम हो रही है तो आप एडजस्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्सेप्शन है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको स्पेकुलेशन से जो बिजनेस आपका चल रहा है उससे कोई लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसी स्पेकुलेशन किससे होने वाले प्रॉफिट से ही सेट ऑफ करा सकते हैं। आप नॉर्मल बिजनेस, बिजनेस बी, बिजनेस सी, उससे सेट ऑफ नहीं करा सकते। मतलब सेम हेड में होते हुए भी आप एडजस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नेचर की चीज़ें हो गई। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है तो उसका हम एडजस्टमेंट किससे कराएंगे, सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही करा सकते हैं, दूसरे नॉर्मल बिजनेस से नहीं करा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एक्सेप्शन है। अच्छा, स्पेकुलेटिव बिजनेस की अगर बात करें, इसका मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इंटरडे ट्रेडिंग लॉसेस हुआ आपको, इंटरडे आप खेलते हैं स्टॉक मार्केट में, उसमें लॉस हो गया आपको, तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कहा गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, जो सेक्शन 35 AD में कवर करता है। अब देखिए स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस की जब हम बात करते हैं तो ये भी क्या कह रहा है कि भाई इसका एक्सेप्शन होने का मतलब यही हो गया कि भाई स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही करा सकते हैं, आप दूसरी बिजनेस इनकम से नहीं करा सकते। कि मतलब हमारा टेक्सटाइल के बिजनेस से इनकम हो रही है तो हम इस स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को टेक्सटाइल वाले जो बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे एडजस्ट करा सकते हैं क्या, नहीं। जबकि रूल क्या है, सेक्शन 70 कहता है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं, इनको आप नहीं कर सकते, इनको सिर्फ उसी से होने वाले प्रॉफिट से ही एडजस्ट कराया जा सकता है। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ सेक्शन 35 AD की कि स्पेसिफाइड बिजनेस होता क्या है, तो देखिए 35 AD एप्लीकेबल होता है कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में, जैसे कि अगर आप कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं ना, तो आप वो कर रहे हैं, या आप सेट करते हैं या ऑपरेट करते हैं कोई वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ को, या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रखने के लिए कोई स्टोरेज आप सेटअप कर रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये सब कहलाती हैं आपकी स्पेसिफाइड बिजनेस नेचर की कहलाती है, 35 AD में कवर करती हैं। इसी तरह जो आपकी बिल्डिंग होती है ना, हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो भी इसी के अंदर आता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी स्पेसिफाइड बिजनेस में आती हैं। तो अगर इस तरह के बिजनेस में लॉस हुआ तो इसका
आप एडजस्टमेंट इसी से होने वाले प्रॉफिट से कर सकते हैं, किसी नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। इसके अलावा भी है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी कहते हैं कि भैया हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही करो, हम शॉर्ट टर्म से भी नहीं होंगे। ठीक, इसी तरह लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ ओविंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो अगर ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का आप बिजनेस कर रहे हैं या एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह के लॉस को भी इसी से होने वाली इनकम से कर सकते, किसी और सोर्स से नहीं कर सकते। सेम हेड में किसी और सोर्स से भी इनकम हो रही है तो भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते, यही इसका एक्सेप्शन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरे की, जो कि था हमारा सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट, क्योंकि सेट ऑफ सेम ईयर में आप कराने जा रहे हैं ना, सेम ईयर के लॉस को सेम ईयर में एडजस्ट कराना चाहते हैं, तो एक तो सेम हेड से ही करा लीजिए, अलग अलग सोर्सेज से, जो कि सेक्शन 70 था। सेक्शन 71 क्या कह रहा है कि भाई सेम ईयर में आप दूसरे हेड से करा लीजिए, दैट इज इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो ये क्या कहता है कि अगर आप को किसी दूसरे हेड, एक हेड से लॉस हुआ है और किसी दूसरे हेड से आपको इनकम हुई है, तो आप उसको एडजस्ट करा सकते हैं, उसको सेट ऑफ करा सकते हैं इन अ सेम ईयर। ठीक है, इसी साल में। याद रखिएगा, जिस साल लॉस हुआ उसी साल आप सेट ऑफ कराना चाहते हैं, तभी ये दोनों सेक्शन आते हैं, सेक्शन 77, सेक्शन 71। क्लियर है। अब जैसे हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो उससे बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको नॉर्मल बिजनेस लॉस हो रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से आपको लॉस हुआ है, पीजीपी लॉस हुआ है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से, तो हम उसको कैसे सेट ऑफ करा सकते हैं, किसी भी दूसरे हेड से करा सकते हैं। जैसे हम उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से करा सकते हैं, कैपिटल गेन की इनकम से करा सकते हैं, अदर सोर्सेज से इनकम हुई है उससे एडजस्ट करा सकते हैं। क्लियर हो गया। हम इनमें से किसी भी हेड से कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह के लॉस को किसी सेट ऑफ नहीं करा सकते हैं, तो हम सैलरी से कभी सेट ऑफ नहीं करा सकते, या जो लॉटरी, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल या बेटिंग, इन सब से कोई इनकम हुई है तो उससे भी हम सेट ऑफ नहीं करा सकते। तो नॉर्मल बिजनेस लॉस को अगर हम सेम ईयर एडजस्ट कराना चाहते हैं तो हम दूसरे हेड से एडजस्ट करा सकते हैं। कौन कौन से, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। हम सैलरी से होने वाले से नहीं करा सकते हैं और ना ही लॉटरी वोटरी से करा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नॉर्मल बिजनेस लॉस को अगर आपको एडजस्ट कराना है और स्पेसिफाइड बिजनेस में इनकम हो गया तो आप एडजस्ट करा सकते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस में इनकम हुआ है तो आप नॉर्मल बिजनेस लॉस को उससे एडजस्ट करा सकते हैं, पर उन लोगों का स्पेसिफिक लॉस हुआ तो वो लोग सिर्फ अपने में ही एडजस्ट हो सकते हैं। बात क्लियर होगी। तो ये हमारा आपका इंटर हेड का एडजस्टमेंट हो गया, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है इंटर हेड एडजस्टमेंट के, वही चीज़ सेम स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, ये भी कहता है भाई हम दूसरे हेड से नहीं होंगे, ये तो दूसरे अपने ही हेड के दूसरे सोर्स से भी नहीं हो सकता, जो हमने भी पढ़ा था, ये तो सेम से ही होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस किससे हो सकता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही हो सकता है। और नॉर्मल बिजनेस लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से हो सकता है, यस हो सकता है। ठीक है, इसी तरह स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस ये भी नहीं हो सकता है किसी दूसरे हेड से, इवन वो अपनी सोर्स से नहीं होता है सेम हेड के अंदर, तो फिर दूसरे हेड से क्या होगा। ठीक, इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी सेम चीज़ है, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग मेंटेनिंग हॉर्स, जैसे सेम हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी एक एक्स्ट्रा आ जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी किसी और हेड से नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल गेन के केस में ये चीज़ हो जाती है कि कैपिटल गेन ना किसी और हेड के से एडजस्ट होते ही नहीं है। लॉन्ग टर्म वाला, लॉन्ग टर्म है ना, तो वो कुछ और ज़्यादा बड़ा है, तो लॉन्ग टर्म वाला सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही होता है, शॉर्ट टर्म वाला तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरे हेड से तो नहीं हो सकते। क्लियर हो गया। तो ये हमारे हो गए आपके इंटर हेड एडजस्टमेंट, सेट ऑफ की कहानी, सेम ईयर एडजस्ट कर रहे थे। अब बात करते हैं कि अगर हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, नेक्स्ट ईयर अगर एडजस्ट करने की बात करते हैं तो क्या होगा। तो अगर आपके बिजनेस या प्रोफेशन में अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात कर रहे हैं, अगर वो एडजस्ट नहीं हुआ सेम ईयर में, ठीक है, जिस ईयर वो लॉस हुआ था, तो हम उसे क्या करते हैं, एडजस्ट कराते हैं दूसरे साल में, मतलब हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर एडजस्ट कराने की बात करते हैं। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब याद रखिएगा, ये बात हमने पहले भी कही है कि जैसे ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, तो कैरी फॉरवर्ड के बाद आपकी जो इंटर हेड वाली ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था ना, वो खत्म हो जाता है। आपको हमेशा इंटर हेड ही रहना पड़ेगा। जैसे ही आप कैरी फॉरवर्ड लॉस लेके आते हैं ना, तो आपको उसी हेड्स की इनकम से ही एडजस्ट करा सकते हैं। तो सेम ये बात कही गई कि बिजनेस लॉस के केस में भी अगर आप सब्सिक्वेंट ईयर्स, तो नेक्स्ट ईयर आपने उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया है, तो अब आप उसको एडजस्ट किससे करा सकते हैं, उसी बिजनेस से होने वाली इनकम से, मतलब पीजीबीपी से ही उसी हेड के अंदर अगर इनकम हुई तभी आप उसे एडजस्ट करा सकते हैं। कंडीशंस ऑलवेज अप्लाइड है ना, जो एक्सेप्शंस थे वो यह ध्यान रखिएगा। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड करने के कुछ कंडीशंस भी हैं जो सेक्शन 80 में डील किए गए हैं। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप नेक्स्ट ईयर पीजीपी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आप अपने पीजीपी का जो लॉस है ना, उसका जो रिटर्न फाइल करना है ना, उस रिटर्न को आप ड्यू डेट पे ही फाइल किए हो ना। अगर आपने जैसे सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर जो ड्यू डेट दी गई है कि इंडिविजुअल को किस डेट तक अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, ऑडिटेड बैलेंस शीट वाली कंपनी को कब कर देना चाहिए, कंपनीज को कब कर देना चाहिए अपना रिटर्न फाइल, तो इस तरह से आपके रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट थी, अगर आपने
अपना भले ही आपके बिजनेस में लॉस हुआ हो, अगर आपने अपना रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल किया है तभी आप उस ईयर के लॉस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब हम कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हैं, पर कब तक कर सकते हैं? तो बिजनेस लॉस के केस में कहा गया कि आप आने वाले 8 सालों तक उस लॉस को एडजस्ट करा सकते हैं। जिस साल भी प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, आप उस साल उस लॉस को एडजस्ट करा लीजिए। पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। बिजनेस में अगर आपका कोई डेप्रिसिएशन है जो अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है, तो उसको अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए कर सकते हैं। इवन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप सब्सिक्वेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हुए एडजस्ट करा सकते हैं, और उसके लिए अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल ना भी की हो तब भी इस लॉस को आप एडजस्ट करा सकते हैं कैरी फॉरवर्ड करते हुए। तो मतलब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के केस में ये सेक्शन 80 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? इन शॉर्ट ना एक चार्ट से इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए पीजीबीपी का लॉस हुआ है, अगर सेम ईयर आप एडजस्ट कराएंगे तो इंट्रा हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट होगा। सब्सिक्वेंट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तब कैसे होता है और कितने साल तक कर सकते हैं? देखिए नॉर्मल बिजनेस लॉस है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब, तो आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड है? यस अलाउड है। इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड है? यस अलाउड है। एक्सेप्ट सैलरी के अलावा आप कर सकते हैं, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? यस कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम उसको, ठीक है। लेकिन उसको हम सेट ऑफ किससे कराएंगे? नॉर्मल बिजनेस लॉस को नॉर्मल बिजनेस लॉस से ही हम सेट ऑफ कराएंगे। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 8 साल तक। वहीं स्पेकुलेटिव नेचर का बिजनेस है तो उसको सेम ईयर में एडजस्ट कराना है तो कैसे करा सकते हैं? सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से होने वाली इनकम से ही करा सकते हैं। क्लियर है? इंटर हेड एडजस्टमेंट उसको अलाउ नहीं है। अगर हम सब्सिक्वेंट उसको कैरी फॉरवर्ड किए हैं तो भी हम उसे सिर्फ स्पेकुलेटिव गेन से ही करा सकते हैं, पीजीबीपी हेड से नहीं, स्पेकुलेटिव गेन से ही करा सकते हैं। कितने साल तक उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 4 साल तक, ठीक। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 एडी के अंदर है, उससे कोई लॉस हुआ है, हम उसको एडजस्ट सेम ईयर में कराना चाहते हैं, करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से होने वाली इनकम से ही, ठीक है। इंटर हेड एडजस्टमेंट बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप ये एक्सेप्शंस में आते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ईयर अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आप कर सकते हैं, पर आप किससे एडजस्ट कराएंगे? पीजीबीपी हेड से नहीं, सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से होने वाली इनकम से कराएंगे। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में कोई लिमिट नहीं है। एज पर अमेंडमेंट एक्ट 2025 की बात मैं कर रही हूँ, अभी भी इस पर कोई लिमिट लगाया नहीं गया है। क्लियर है? इसके अलावा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो ये अलाउ है, ठीक है। और ये आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, किसी भी हेड से उसको एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी कैरी फॉरवर्ड करते वक्त, और इसको भी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंडेफिनिट पीरियड के लिए आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब ना कंपनी की केस में कुछ स्पेशल प्रोविजंस मेंशन है, वो भी हम समझ लेते हैं। स्पेशल प्रोविजंस में दो चीज़ें आती हैं, एक शेयर होल्डर्स जो शेयर होल्डिंग चेंज होती है और दूसरी अमलगमेशन की आती है, ठीक है। क्योंकि कंपनीज में कभी कभी अमलगमेशन या डीमर्जर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और दूसरा शेयर होल्डर पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। तो इस सिनेरियो में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्या कंडीशन है वो भी चीज़ समझते हैं। तो पहला क्या होता है? चेंजेस इन शेयर होल्डिंग, सेक्शन 79 डील करता है। वो कहता है कि ऐसी कंपनीज जो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड इन पब्लिक कंपनी में, उनको ये स्ट्रिक्ट कंडीशन है जो पूरी करनी पड़ेगी, तभी वो कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कंडीशन क्या मेंशन की गई है कि एटलीस्ट उनके 51% जो शेयर होल्डर्स हैं वो रिमेन सेम शेयर होल्डर रहें। कब? जिस साल लॉस हुआ है और जिस साल आप सेट ऑफ करने जा रहे हैं उस साल। ऐसा ना हो, कहने का मतलब अगर मान लीजिए जैसे कहा गया ना कि भाई नॉर्मल बिजनेस लॉस को 8 साल तक कर सकते हैं, अब 8 साल की ड्यूरेशन में 8th ईयर हो सकता है कि हमारे शेयर होल्डर्स पैटर्न्स में काफ़ी चेंजेस आ गई हों। तो कहा गया कि आप सेट ऑफ तभी करा सकते हैं जब आपकी जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है ना एटलीस्ट 51% सेम हो। जो जिस साल लॉस हुआ था तब वो शेयर होल्डर्स थे, और जिस ईयर आप एडजस्ट कराना चाहिए उस साल भी एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर्स सेम होने चाहिए। इज इट क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट आपकी शेयर होल्डिंग के रिगार्डिंग है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक्सेप्शन दिया गया है। ऐसा हो सकता है कि भाई चेंज हो गए फिर भी आपको एडजस्ट करने का मौका मिल जाएगा। कब? अगर ये चेंजेस हुए हों ड्यू टू शेयर होल्डर्स की डेथ, ठीक है, या एमलगमेशन या डीमर्जन हो गया सेक्शन 72A के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न बदल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप कर सकते हैं, आप सेटअप करा सकते हैं, ऐसा 51% मैंडेट नहीं रहेगा, ठीक है। और तीसरा है एलिजिबल स्टार्टअप, ठीक है, सर्टेन कंडीशंस मेंशन है पर आप उसके केस में करा सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शंस अवेलेबल है,
ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर एक्सेप्शन का मतलब इसमें पैटर्न बदल भी जाता है शेयर होल्डिंग का, 51% सेम नहीं भी रहते तब भी आप एडजस्ट करा सकते, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोविज़न था वो था अमलगमेशन और डीमर्जर का, जो सेक्शन 72A के अंदर है। अमलगमेशन डीमर्जर का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है वो ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में समझे हैं, किसमें, जहाँ पे हमने बताया टैक्स प्रोविजंस फॉर कंपनीज। तो कंपनीज के रिगार्डिंग जो टैक्स प्रोविजनिंग की जाती वहाँ पे हमने कैरी फॉरवर्ड सेक्शन 72A का पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बात कही जा रही है कि कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो वो जो है जब अमलगमेशन या डीमर्जर कंपनीज होती हैं ना, ये उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं, किसको, अमलगमेटेड कंपनीज को और रिजल्टिंग कंपनीज को। मतलब जिसमें अमलगमेट हुआ जा रहा है या जो डीमर्जर के बाद एक नई कंपनी फ्रेम हो रही है, वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड इन लॉसेस को कर सकती है, लेकिन कब, कुछ कंडीशंस मेंशन की गई हैं, जब वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तब। लाइक अब वो कंडीशंस कैसी हैं, जैसे कि बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए, एसेट्स कितने साल तक आप रिटेन करके रखेंगे, ऑपरेशन सेम ऑपरेशंस आप कितने साल तक करेंगे, तो सबका एक टाइम पीरियड मेंशन किया गया कि एटलीस्ट आपने इतने साल तक उस एसेट्स को होल्ड करके रखा हो, एटलीस्ट आपने सेम बिजनेस कंटिन्यू किया हो, सेम ऑपरेशन किया हो। ये सब चीज़ें अगर आप कंप्लीट करेंगे तभी आप ये अमलगमेशन और डीमर्जर के केस में भी आप उस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करा सकते हैं। दूसरा बिजनेस मतलब जो जहाँ जिसमें आपने ट्रांसफ़र किया हो बिजनेस, वो करा सकता है, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई, ये दो कंपनी के रिगार्डिंग स्पेसिफिक प्रोविजंस हो गए। अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ कराएंगे कैसे, जैसे सेम ईयर में लॉस हुआ है या सेम ईयर प्रॉफिट हुआ है, तो अब अगर हमको एडजस्टमेंट कराना है और पिछले साल का भी कुछ लॉस हो वगैरह है, तो हम कैसे एडजस्ट कराएं इसको, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो कहा गया कि सबसे पहले तो आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर देना चाहिए, फिर आपको करंट ईयर के बिजनेस लॉस को एडजस्ट करना चाहिए। करंट ईयर का पहले काम करो, इसी साल प्रॉफिट हुआ तो इस साल का डेप्रिसिएशन, इस साल का बिजनेस लॉस पहले सेट ऑफ कराओ। उसके बाद आप क्या करो, पिछले साल का कोई लॉस लेके आए थे ना, उसको सेट ऑफ कराइएगा, तब भी प्रॉफिट बचा हुआ है तो पिछले साल के लॉस को सेट ऑफ कराइए। और उसके बाद अगर कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन चला आ रहा है तब जाके अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कराइए। क्यों? क्योंकि देखिए अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बहुत लंबे समय तक हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले करंट ईयर का सॉल्व करना चाहिए। जैसे हमने कहा कि नॉर्मल बिजनेस लॉस को अगर हुआ और स्पेकुलेटिव बिजनेस में या स्पेसिफाइड बिजनेस में आपको इनकम हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करा सकते हैं। येस, तो हम नॉर्मल बिजनेस लॉस को पहले एडजस्ट करें, करंट ईयर में लॉस है ना, तो हम स्पेसिफाइड बिजनेस से या स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम से पहले इसको एडजस्ट करा देंगे, ये चीज़ कही जा रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं करंट ईयर का काम पहले खत्म करिए। तो ये हमारा ऑर्डर सेट ऑफ हो गया। सो आई होप आपको क्लियर होगा। सो हम बात करने जा रहे हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स सिस्टम की, जिसे हम मैट कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या हो गया, नाम क्या कह रहा है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मतलब आपको ये अल्टरनेट है ना, ये या ये वाला सीन है, ठीक है। और क्या है, मिनिमम टैक्स है। तो कहने का मतलब कंपनीज को जो मिनिमम टैक्स पे करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है। मिनिमम टैक्स जो कंपनी को पे करना पड़े, दैट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक। अब अल्टरनेट क्यों कहते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करके समझा देंगे आपको, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा होता क्या है कि मिनिमम टैक्स कंपनीज को पे करने का सीन क्रिएट हुआ। तो जनरली क्या होता है कि जो कंपनीज बीइंग एन टैक्स पेयर होती हैं, वो जनरली क्या करती हैं, साल भर में जो भी इनकम वो जनरेट करती हैं, वो उस इनकम पे ना बहुत सारे जो एग्जेम्पशंस और इनकम टैक्स लॉ के बहुत सारे प्रोविजंस मेंशंस हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, डिडक्शन, एग्जेम्पशंस, है ना, इन सब का वो फ़ायदा उठाती हैं। और इन सब के फ़ायदे को उठा के वो क्या करती हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को बिल्कुल भी रिड्यूस कर देती हैं। या तो वो ज़ीरो टैक्स पे ला देती हैं या फिर जितना पे करना चाहिए उससे काफ़ी कम पे करती हैं, राइट। तो ऐसे ही सिनेरियो में, ठीक, ऐसे सिनेरियो में क्या आया, आपका मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का प्रोविज़न आया। सो बेसिकली मैट प्रोविज़न इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो ये इंश्योर करता है कि कंपनीज जो हाई बुक प्रॉफिट शो कर रही हैं और उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविज़न्स का फ़ायदा उठाते हुए वो ज़ीरो टैक्स पे करती हैं या अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को रिड्यूस कर देती हैं, वो एटलीस्ट कम से कम इतना टैक्स का अमाउंट तो पे ही करें जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बन सके। तो मतलब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स प्रोविजंस क्या कहता है कि कम से कम इतना टैक्स तो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मिनिमम है, ये टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और ये सिनेरियो अराइज ही इसीलिए हुआ क्योंकि ये क्या करती थी, इनकम टैक्स लॉज के जो भी प्रोविजंस है, एग्जेम्पशन, डिडक्शन, इन सब का फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को ज़ीरो कर लेती थी या बहुत ही रिड्यूस कर देती थी। तो इस केस में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ही लॉस हो रहा था। उनको ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि कंपनीज
अच्छा प्रॉफिट कमाने के बाद भी टैक्स नहीं पे कर रही हैं ड्यू टू ये एग्जेम्पशन डिडक्शन एंड प्रोविजंस जितने भी इनकम टैक्स लॉ के हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनके लिए ये फ्रेम किया गया मैट का सिनेरियो, ठीक है, मैट का सिस्टम। सो मैट क्या हो गया? मैट एक फ्लोर टैक्स हो गया, मतलब कंपनी फ्लोर टैक्स मतलब कम से कम इतना तो पे करना होगा। कंपनी की मिनिमम टैक्स लायबिलिटीज़ को ही हम क्या कहते हैं? मैट कहते हैं। और मैट को डील किया गया सेक्शन 115 JB इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। तो इस मैट के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है कि किस पे एप्लीकेबल है, कौन एप्लीकेबिलिटी से बाहर है, इसको कंप्यूट कैसे करेंगे, है ना, बुक प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको इस सेक्शंस के अंदर बता दी गई हैं, सेक्शन 115 JB। और याद करने के लिए आप अच्छे से याद कर सकते हैं सेक्शन 115 JB से आप कुछ भी याद कर लीजिए, जूनियर बच्चन, जया बच्चन, कुछ भी कह दीजिए। इस तरह से इसको याद करिए कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को याद करिए, सेक्शन 115 JB आपका मैट का सिनेरियो है। अच्छा, अब हम इसमें बात करते हैं कि ये प्रोविजंस जो मैट के प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल किस पे हैं। तो एक बात तो हम कह रहे हैं कि कंपनीज़, है ना, तो जब भी हम कंपनी कह रहे हैं कि तो कंपनी का मतलब क्या हुआ? तो जो भी कंपनीज़ इंडिया में कंपनीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अब कंपनीज़ एक्ट 2013 है, कंपनीज़ एक्ट 19 अर्लियर जो कंपनीज़ एक्ट 1956 था उसके अंदर रजिस्टर्ड थी, या उससे पहले जो कंपनीज़ एक्ट का कोई प्रोविजन है, मतलब किसी भी तरीके से वो इंडिया में कंपनीज़ एक्ट जो एप्लीकेबल है उसके अंदर वो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं तो उन पे मैट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन कंपनीज़ पे भी मैट एप्लीकेबल होगा। तो फॉरेन कंपनीज़ और आपकी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं जो इंडिया में एप्लीकेबल है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, उन पे ये मैट एप्लीकेबल होता है। तो इन शॉर्ट हम कहें डोमेस्टिक कंपनी हो गई, फॉरेन कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, सब पे मैट एप्लीकेबल है। क्लियर है? यहाँ तो बात समझ में। अब किन पे एप्लीकेबल नहीं है वो भी हम आगे समझ लेंगे। अब ये तो क्लियर हो गया कि मैट आप किन पे एप्लीकेबल है, इन लोगों पे मैट एप्लीकेबल है, मतलब इनको ये कहा गया कि भाई आप कंपनी हैं तो आपको मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, देखिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स दैट इज़ मैट और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स दैट इज़ AMT। AMT नॉन कॉर्पोरेट के लिए होता है, मतलब इंडिविजुअल्स वगैरह को जो अल्टरनेट की बात की जाती है वो AMT में आ जाता है, और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए मैट आ जाता है, ठीक है। तो AMT और MAT में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे मैट के रिगार्डिंग कि लाइबिलिटी, जैसे हमने ये कह दिया कि भाई आप कंपनीज पे एप्लीकेबल है कि आपको मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा, पर ये लाइबिलिटी ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये लाइबिलिटी ऑफ टैक्स का क्या मतलब है, आप पे कब ये अराइज होगा? आप एप्लीकेबल है, आप ये है कि भाई आपको मैट के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा, पर मुझ पे मैट के हिसाब से ही टैक्स देना है, मुझे ये मिनिमम टैक्स से ही पे करना है, वो कब सिनेरियो आएगा? तो उसी को हम कह रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ टैक्स कैसे राइज होगी, वो हम यहाँ समझते हैं। तो सेक्शन 115 JB क्या कहता है कि कोई भी कंपनी मैट के अंदर टैक्स पे करने के लिए लाइबल कब होगी, ठीक है। कंपनी लाइबल है वो तो ठीक है, पर टैक्स पे करने के लिए इसी सेक्शन के अंदर लाइबल कब होगी? तो उसमें कहा गया कि जब आप जो कंपनीज़ हैं उनकी इनकम टैक्स, जो वो इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगी इंक्लूडिंग सरचार्ज से सब कुछ इंक्लूड करके जो भी उनकी टैक्स लाइबिलिटीज़ आ रही है उनके टोटल इनकम पे, ठीक है। अब ये जो टैक्स लाइबिलिटीज़ उन्होंने टोटल इनकम पे कैलकुलेट की है वो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से कैलकुलेट की होगी उस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। जो भी रिस्पेक्टेड ईयर है उनका, जिस ईयर में भी ये बात देखी जा रही है वो उस ईयर में उन्होंने नॉर्मली इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उन पे जो लायबिलिटी टैक्स की बनती है, जो सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होते हैं, उसके हिसाब से वो अपनी टोटल इनकम पे इनकम टैक्स कैलकुलेट कर ले इंक्लूडिंग सरचार्ज से सब कुछ लगा के, ठीक है। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आई उसी को हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। वो उनकी जब ये नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी उनकी कम होती है, किससे कम होती है? उनकी एक और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, वो क्या होती है? उनकी बुक प्रॉफिट का 15% कैलकुलेट किया जाता है प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ठीक है, तीनों को ऐड करके बुक प्रॉफिट का 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस को ऐड करके जो वैल्यू आई, अगर उस वैल्यू से उनकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटीज़ कम आई है तो उनको फिर ये बुक प्रॉफिट वाला जो 15% है ना, यही टैक्स पे करना पड़ेगा और यही आपका मैट कहता है। मैट कहता क्या है, इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर समझें तो मैट का कहने का मतलब कि कोई भी कंपनी मैट प्रोविज़न के अंदर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के अंदर टैक्स पे करने के लिए लाइबल तब होगी जब उसका जो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, वो और जो स्पेसिफाइड रेट से कैलकुलेट की जा रही है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट प्लस सरचार्ज प्लस सेस, उन दोनों में जो भी हायर होगा,
ठीक है, उसको वही टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, मतलब मैट के अंदर उनको पे कब करना पड़ेगा, जब उनकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कम होगी और मैट वाली जो कैलकुलेशन हुई 15% के हिसाब से वो हायर होगी, तब उनको मैट के हिसाब से देना पड़ेगा। पर अगर मैं कहूँ कि कंपनी को टैक्स पे कब करना पड़ेगा, कंपनी की टैक्स लायबिलिटी कितनी होती है, तो सिंपली समझिए, उसको नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी अपनी कैलकुलेट करनी है, उसको मैट के अंदर अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, दोनों को कंपेयर करना है, जो वैल्यू ज़्यादा होगी वही उसको टैक्स के रूप में पे करनी है, दैट्स इट। क्योंकि ये तो क्या है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है ना। अगर आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी सही है, मतलब एकदम नॉर्मल आई है, तो आप वही पे कर दीजिए। अब वो नॉर्मल कैसे, उसको कंपेयर कैसे कर रहे हैं, इसी से सेकंड आपके 15% बुक प्रॉफिट के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर 15% बुक प्रॉफिट कैलकुलेट किए और वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू आपकी ज़्यादा आ रही है और आपने नॉर्मल जो टैक्स कैलकुलेट किया वो कम है, तो इनकम टैक्स ने क्या किया, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आपने फ़ायदा उठा के डिडक्शन का, प्रोविज़न का, सबका फ़ायदा उठा के अपनी टैक्स लायबिलिटी, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो कम कर ली है, बहुत रिड्यूस कर ली है। जबकि 15% के हिसाब से देखा जाए तो आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी बनती है, तो आप ऐसा करिए कि 15% वाला टैक्स पे कर दीजिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हायर पे करना पड़ा उनको। 15% वाला बुक प्रॉफिट वाला देखा गया और नॉर्मल टैक्स का देखा गया, दोनों को कंपेयर किया गया, जो ज़्यादा रहा वही पे करना पड़ा। तो उनके लिए अल्टरनेट ऑप्शन आ गया कि नॉर्मली आपका क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है और अल्टरनेट आप देखिए, अल्टरनेट आपका 15% वाला मैट वाला हो गया। तो अगर आपकी नॉर्मल कम है तो मैट के हिसाब से ये 15% के हिसाब से आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये तो कम से कम जाएगा ना, ये कम से कम ही है। अगर इससे ज़्यादा आपका नॉर्मल टैक्स बन रहा है तो नॉर्मल टैक्स पे करिए, सिंपली सी ये बात है उनकी। ठीक है, मिनिमम अल्टरनेटिव मतलब कम से कम ये पे करना ही करना है आपको। इज इट क्लियर? तो इस तरह से टैक्स लायबिलिटी को देंगे। अभी ना एक एग्जांपल भी ले लेंगे, उससे और आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैट के केस में बस आपको याद रखना है कि 15% कैलकुलेट किया जाता है बुक प्रॉफिट के बेसिस पे, वो कैलकुलेट हो गया, वो वैल्यू कैलकुलेट की गई और नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट किया, दोनों को कंपेयर कर गया, हायर पे कर दीजिए। अगर नॉर्मल टैक्स आपका कम आ रहा है तो भाई अब मैट वाला पे करिए, मिनिमम कम से कम पे करिए, 15% तो कम से कम पे करिए। यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं, मतलब ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिन पे ये मैट का प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। ये तो हमने देख लिया कि भाई कंपनीज पे एप्लीकेबल है, पर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन पे मैट का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन सी कंपनीज हैं, देखिए, एक तो वो डोमेस्टिक कंपनी हो गई जिन्होंने सेक्शन 115 BAA या सेक्शन 115 BAB के अंदर अपना टैक्स डिजाइन, अपना मतलब उसके अंदर वो आते हैं और उसके हिसाब से अपना टैक्स पे करते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर जो डोमेस्टिक कंपनीज आ रही हैं, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो टैक्स पे कर रही हैं, उन कंपनीज को मैट के हिसाब से टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, उन पर मैट का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखिए 115 BAA बेसिकली क्या है, ये एक्ट ना कंसेशनल टैक्स रेट का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। मतलब ऐसी डोमेस्टिक कंपनीज जो कंसेशनल टैक्स रेट मतलब 22% के हिसाब से टैक्स पे कर रही हैं। अब ये जो 115 BAA है ना, वो एग्जिस्टिंग कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होता है और नई डोमेस्टिक कंपनी अगर कोई स्टार्ट हुई है वो भी अगर 22% के टैक्स रेट से अपना टैक्स पे करती है तो वो कहाँ पे आ जा रही है, 115 BAA के अंदर आ रही है। इसी तरह 115 BAB का है, वो जो नई इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज हैं, ठीक है, उनको लोअर रेट से टैक्स पे करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। वो कंपनीज किस में आती है, 115 BAB में आती हैं। तो ऐसी कंपनीज जो इन दोनों में आती हैं, ठीक है, वो उन 115 BAB के अंदर क्या है, 15% के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो अपने आप को 115 BAB के अकॉर्डिंग 15% के टैक्स रेट से टैक्स पे कर सकती हैं। तो उनको कहा जाता है कि वो कंपनी कहाँ पे आ गई, किस सेक्शन के अंदर, 115 BAB के अंदर। तो ऐसी कंपनी को भी मैट प्रोविजन देने की जरूरत नहीं, मैट के हिसाब मैट उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और वो कंपनीज जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी है या नई डोमेस्टिक कंपनी है और 22% के रेट, कंसेशनल टैक्स रेट जो 22% है उसके हिसाब से टैक्स पे कर रही हैं, तो उन पर भी मैट एप्लीकेबल नहीं है। यही बात बोली जा रही है, सेक्शन 115 BAA और 115 BAB की बात कही जा रही है। इज इट क्लियर? तो इनको नहीं मैट एप्लीकेबल है। इसके अलावा किसको एप्लीकेबल नहीं है, ऐसी कंपनीज जो LIC पे हैं, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, LIC का जो बिजनेस करती हैं, इन कंपनीज पे भी मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा शिपिंग कंपनीज जिनका टनेज में टैक्सेशन का सिस्टम आता है, उन कंपनीज पे भी मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। सो ये वो कंपनीज है जिन पर मैट एप्लीकेबल नहीं है, ऑल्दो ये कंपनीज हैं बट फिर भी मैट इन पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे बुक प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि हमने एक टर्म सुना है कि क्या कहा गया भाई, मैट कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, मैट कैलकुलेट किया जा रहा है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट प्लस सरचार्ज प्लस सेस। तो सरचार्ज सेस तो सबका होगा, तो 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट क्या है, ठीक है, यही तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है। मैट कितना है, 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, और फिर आपका हायर वाला जो नॉर्मल टैक्स आप कैलकुलेट करते हैं। तो आखिर ये बुक प्रॉफिट क्या है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए बुक प्रॉफिट का क्या मतलब हो गया कि
जब कंपनी अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करती है तो उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी उनका नेट प्रॉफिट शो हो रहा है उस नेट प्रॉफिट में सेक्शन 115 जीबी के अकॉर्डिंग कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐड बैक की जाती हैं और कुछ चीज़ें डिडक्ट कर दी जाती हैं। ये ऐड बैक और डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है ना, उसी को बुक प्रॉफिट कहते हैं। इज इट क्लियर? सो बुक प्रॉफिट क्या हो गया? कंपनी ने अपना टोटल इनकम कैलकुलेट किया, तो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए उसने अपना पीएल बनाया, बैलेंस शीट बनाया, उसने पीएल में जो भी प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है, उसी प्रॉफिट में सेक्शन 115 जेबी के अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ चीज़ें डिलीट करेंगे, डिडक्ट करेंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारी बुक प्रॉफिट बनेगी, और इसी वैल्यू का हम 15% कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब कंप्यूटेशन कैसे होगा? कुछ चीज़ें जो ऐड करने की बात की जा रही है, जो कुछ चीज़ें डिडक्ट करने की बात करी है, वो क्या चीज़ें हो गई? सो देखिए, उनकी नेट प्रॉफिट में अगर ये चीज़ें पी&एल में से ऑलरेडी डिडक्ट की गई हैं तब इनको हमको ऐड बैक कर देना। अगर उनके यहाँ ट्रीटमेंट ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं, पर अगर ये सारे आइटम्स उनके यहाँ पे डिडक्ट किए गए थे, उनके पी&एल में, कंपनी के पी&एल में डिडक्ट किए गए थे, तो अब बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो इन सबको वापस से ऐड बैक कर देना है। क्या क्या चीज़ें हो गई? जैसे अनसर्टन लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन किया गया था, तो अगर वो डेबिट साइड में उन्होंने दी गया था तो उसको ऐड बैक कर देना, आपको प्लस कर देना नेट प्रॉफिट में, ठीक है। इसी तरह से सब्सिडरी कंपनीज के लॉसेस के रिगार्डिंग कोई प्रोविजंस किया गया तो वो भी आपको ऐड बैक कर देना है। इनकम टैक्स पेड या पेबल है तो वो भी ऐड बैक करना है। कोई डिफर टैक्स का अमाउंट है वो भी ऐड बैक कर देना है। डिविडेंड पेड या प्रपोज्ड का कुछ है तो वो भी उन्होंने डेबिट साइड में दिखा रखा है पी&एल में, तो आपको वापस से उसे ऐड बैक करना है, ठीक है। कोई रिजर्व है जो कैरिड किया गया है तो वो भी आपको ऐड बैक करना है। जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है ना, सेक्शन 10, 11, 12 वगैरह, तो एग्जेम्प्टेड इनकम के रिगार्डिंग कोई खर्चा किया गया और उस खर्चे को उन्होंने डेबिट किया है तो वो खर्चा भी आपको वापस से ऐड बैक करना, वो खर्चा नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह डेप्रिसिएशन है तो वो भी आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से कौन सी चीज़ें आपको डिडक्ट करनी पड़ेंगी, मतलब ऑलरेडी उन्होंने ऐड बैक किया था, क्रेडिट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई साइड में दिखा था, क्रेडिट किया था, अब आपको क्या करना होगा? उसको डेबिट करना पड़ेगा, उसको डिडक्ट करना होगा, नेट प्रॉफिट में से लेस कर देना पड़ेगा। वो कौन कौन से आइटम हो गए? जैसे पहला क्या हो गया? अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व और प्रोविजन, कोई रिजर्व या प्रोविजन से कुछ भी विड्रॉ किया गया था तो वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर एग्जम्प्टेड इनकम को उन्होंने क्रेडिट कर रखा है तो आपको एग्जम्प्टेड इनकम को डिडक्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। सेज यूनिट वाला एक्सेप्ट सेज यूनिट का नहीं, इसके अलावा जो भी एग्जम्प्टेड इनकम का है वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। फिर एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन से अगर कोई प्रॉफिट का शेयर है और उसको उन्होंने पी&एल में एज अ क्रेडिट करके इनकम दिखाई हुई है तो वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, वो इनकम नहीं मानी जाएगी। इस तरह एओपी हो या फर्म हो या कोई भी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(2)(a) के अंदर आ रहे हैं, उसका कोई प्रॉफिट उन्होंने क्रेडिट कर रखा है तो वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का है, डिफर्ड टैक्स क्रेडिट किया है वो भी आपको ऐड बैक करना हो, डिडक्ट कर देना पड़ेगा। इसी तरह रिवैल्यूएशन है डेप्रिसिएशन का, वो अगर क्रेडिट है तो वो भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। फिर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, दोनों में से जो भी लेस है वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग वो अगर शो किया गया है तो वो आपको वो भी ऐड बैक करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? सो इस तरीके से चीज़ें जो हैं आपका बुक प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो जो देखिए नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे होगी? उन्होंने जो भी स्टेटमेंट बनाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें देख के उसी पर टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा और कैलकुलेट हो जाएगा, तो वो तो एक अलग हो गया, ठीक है। पीजीबीपी के अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होती है उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके टैक्स लगा दिया जाएगा, वो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी हो गई। लेकिन अगर मैट के हिसाब से भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वापस से आपको उस प्रॉफिट को बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 115 JB है ना उसके अकॉर्डिंग ऐड बैक करना पड़ेगा और लेस करना पड़ेगा, फिर बुक प्रॉफिट निकल के आएगा एंड देन 15% उसका निकालना पड़ेगा। इस तरह से काम होता है, ठीक है। अब बात करेंगे एक और टर्म की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैट क्रेडिट, ठीक है। अब जैसे हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई जिन भी कंपनीज पे मैट एप्लीकेबल है उन्हें क्या टैक्स पे करना पड़ता है? उनको हायर टैक्स पे करना पड़ता है। क्या हायर? उनकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है और मैट प्रोविजन के हिसाब से उनकी क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है, दोनों में भी जो भी हायर होगा वही उनको पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अगर कभी कंपनी का मैट जो है ज़्यादा आता है और वो मैट के हिसाब से पे करते हैं, मतलब नॉर्मल टैक्स उनका कम था तो उनको मैट पे करना पड़ गया, ठीक है। तो जब उनको मैट के पे करना पड़ा तो जितना भी एक्सेस मैट उन्होंने पे किया होगा ना वो कैरी फॉरवर्ड होगा एज अ मैट क्रेडिट, और मैट क्रेडिट को वो क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ कर सकते हैं उस ईयर में जिस ईयर भी उनको नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़े। मतलब हमेशा से कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? अपनी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटीज़ और मैट के हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दोनों में जो हायर होगा वही पे करेंगे। तो अगर आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी पे कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, पर अगर आपने मैट पे कर दिया तो जितना भी आपने हायर मैट पे किया होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब उस क्रेडिट को आप सेट ऑफ कर सकते हैं किस ईयर में?
उस ईयर में जिस ईयर आप नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी पे करने वाले हैं, जिस भी ईयर आपका मैट कम हुआ और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा हुई, उस ईयर आप नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी पे करेंगे, तो उसी ईयर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैट का क्रेडिट आप 15 सालों तक ले सकते हैं, 15 असेसमेंट ईयर तक आप मैट का क्रेडिट ले सकते हैं। इस पूरी चीज़ को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे मैट के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटीज़ आपकी बनेगी, ठीक है, और उसके बाद कैसे मैट क्रेडिट होगा, कैसे मैट क्रेडिट को सेट ऑफ करेंगे, ये सब बातें हम इसको ना एक चार्ट से समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक जैसे हम कैसे इस चार्ट को बनाएंगे कि असेसमेंट ईयर क्या हुआ, फिर आपको मैट प्रोविज़न के हिसाब से कितना टैक्स पे करना है। मैट प्रोविज़न के हिसाब से टैक्स पे करने का क्या मतलब हुआ कि बुक प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, उसके हिसाब से 15% लगाया है, प्लस सरचार्ज प्लस सेस, तो वो आपका मैट प्रोविज़न के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी हो गई। दूसरा, टैक्स पेबल एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, तो इनकम टैक्स पीजीबीपी जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो उस हिसाब से कंपनीज का जो भी टैक्स ऑफ रेट है उस हिसाब से आपका कितना टैक्स का प्रोविज़न बनता है, नॉर्मल टैक्स का प्रोविज़न बनता है, वो भी कैलकुलेट हो गया। अब आपको दोनों में हायर वाला पे करना होगा, तो एक्चुअल टैक्स पेबल, एक्चुअली आपने क्या पे किया, दोनों में जो हायर होगा वो पे करेंगे। फिर प्रोविज़न क्या कहता है, मैट क्रेडिट कब आता है कि अगर आपको किसी साल नॉर्मल नहीं मैट वाला देना पड़ गया, तो जितना भी एक्सेस मैट है वो क्या हो गया, मैट क्रेडिट कहलाएगा। तो मैट क्रेडिट अवेलेबल कितना होगा, मैट क्रेडिट को सेक्शन 115 JAA के अंदर डिस्कस किया गया है, ठीक है, पूरे प्रोविजन सी के अंदर डील किए गए। तो मैट क्रेडिट कितना बनता वो हो गया। फिर हम मैट क्रेडिट को सेट ऑफ कर सकते हैं, तो कितना मैट क्रेडिट सेट ऑफ होगा, किस ईयर होता है ये आपको पता है, जिस ईयर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी उसी ईयर सेट ऑफ होगा। और फिर हमारे पास एक्चुअली मैट क्रेडिट कितना अवेलेबल रहेगा वो। इस तरीके से हम इस पूरे एग्जाम्पल को समझेंगे ना, आई होप आपको पूरा प्रोविजन क्लियर हो जाएगा। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मान लीजिए 16-17 असेसमेंट ईयर में मेरा मैट के अंदर कैलकुलेशन हुआ, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट की, 15% उस पर टैक्स लगाया गया और मेरी टैक्स लायबिलिटी बन के आई 5 लाख की। जब वही नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की गई तो वो 4 लाख की आई। तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यही तो कहता है भाई कि कुछ लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर लेते हैं, इसीलिए उनको कम से कम इतना टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो इस वक्त आप देखिए उनको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, उनकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 4 लाख है और मैट के हिसाब से 5 लाख है, तो हायर पे करना पड़ेगा। मतलब कितना पे करना पड़ेगा उन्हें, हायर मतलब मैट पे करना पड़ेगा। तो एक्चुअल टैक्स पेबल कितना होगा, 5 लाख उनको पे करना पड़ जाएगा। अब मैट की क्रेडिट क्या कहता है कि जितना भी एक्स्ट्रा आपने टैक्स पे किया होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो नॉर्मल टैक्स से 4 लाख से आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया, 1 लाख एक्स्ट्रा पे किया, तो 1 लाख का आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मैट क्रेडिट। इज इट क्लियर। अब वो आपके अकाउंट में क्रेडिट रहेगा। आप 15 साल तक इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर फिर देखते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर आपने जब अपना देखा, कैलकुलेट किया, तो मैट के अकॉर्डिंग आपकी 6 लाख की लायबिलिटी आई और आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 5 लाख की आई। अगेन आपको मैट का टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज 6 लाख। तो एक्सेस आपने कितना पे किया, 1 लाख। 5 लाख और 6 लाख में कंपेयर करिए, आप नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 5 लाख की थी और आपने पे किया 6 लाख, 1 लाख एक्स्ट्रा पे किया, ये 1 लाख आपका मैट क्रेडिट कहलाया। ठीक है, अब वो आपके मैट क्रेडिट में अकाउंट में ऐड हो गया, तो अब आपका टोटल मैट क्रेडिट कितना हो गया, 2 लाख का हो गया। नेक्स्ट ईयर है 18-19। ठीक है, 18-19 में आपका जब नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की गई तो आई 5 लाख की और मैट के हिसाब से आई 7 लाख की। तो हायर पे करना, तो मैट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। 7 लाख पे कर दिया आपने। एक्स्ट्रा आपने कितना पे किया, 5 और 7 में कंपेयर किया, आपने 2 लाख एक्स्ट्रा पे किया, तो 2 लाख आपका क्रेडिट हो गया। तो 2 लाख, उसके पहले 1 लाख, उसके पहले 1 लाख, टोटल कितना मैट अकाउंट में क्रेडिट है, 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। फिर आपने नेक्स्ट ईयर किया, 19-20 में आप आ गए। देखिए 19-20 में फिर क्या होता है, आपका मैट 6 लाख बना, नॉर्मल टैक्स आपका 5 लाख बना। ठीक है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, मैट के हिसाब से 6 लाख आपने पे किया, एक्सेस कितना पे किया, 1 लाख। तो 1 लाख अगेन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। कितना बन गया टोटल क्रेडिट, 5 लाख। अब देखते हैं 2021 में क्या हुआ। 2021 में जब कैलकुलेशन हुई तो मैट 4 लाख का बन के आया, जबकि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपकी 5 लाख की बन के आई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है और मैट कम है, तो हायर ही तो आपको पे करना है। तो हायर में क्या पे करेंगे, 5 लाख आप पे कर दिए। अब आपको रूल क्या कहता है, मैट क्रेडिट क्या कहता है, सेट ऑफ उसी ईयर कर सकते हैं जिस ईयर आप नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं। तो देखिए 2021 में आप नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी पे कर रहे हैं 5 लाख रुपीज़, तो आप यहाँ पे एडजस्ट करा सकते हैं। तो आपने अपना मैट क्रेडिट 1 लाख एडजस्ट करा लिया, जो रिमेनिंग है खाली उतना ही आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया। तो इस तरीके से आपके मैट क्रेडिट अकाउंट में सिर्फ 4 लाख बचे। क्लियर हो गया। तो आपका 1 लाख एडजस्ट हुआ, 5 लाख आपको टैक्स पे करना था, 1 लाख आपने एडजस्ट कर दिया और बचे 4 लाख आपने पे कर दिया। आप एडजस्ट कितना कराएंगे, जितना एक्सेस आपने पे किया होगा उतना ही एडजस्ट आप करा सकते हैं। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट ईयर देखिए 21-22 आया। 21-22 में क्या हुआ, मैट अगेन 4 लाख का आया और आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 6 लाख की आई।
क्लियर हो गया। अब आपको कितना पे करना होगा, 6 लाख पे करना होगा, ठीक है। हायर पे करना है, 6 लाख पे करना है। अब आप एडजस्ट करा सकते हैं, यस हम एडजस्ट करा सकते हैं क्योंकि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं। कितना एडजस्ट करा सकते हैं भाई, जितना हमने एक्सेस पे किया होगा मैट से उतना ही हम एडजस्ट करा सकते हैं। तो 4 और 6 के बीच में कितना एक्सेस पे किया है, 2 लाख। तो हम कितना सेट ऑफ करा सकेंगे, 2 लाख अपना सेट ऑफ करा ले रहे हैं। बात समझ में आ गई। इस हिसाब से हम एक एक ईयर सेट ऑफ कराते जाएंगे। फिर हम 22-23 में आए। 22-23 में फिर हमारा क्या हुआ, 6 लाख हमारा मैट के हिसाब से टैक्स बना और हमारा नॉर्मल आया 5 लाख का। अगेन देखिए मैट एक्सेस है तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, हायर। मैट हमने पे कर दिया। अगेन हमें 1 लाख का क्रेडिट मिल गया, वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब हमारा टोटल मैट क्रेडिट कितना दिख रहा है, 3 लाख का दिख रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ईयर है 23-24। 23-24 में मैट के हिसाब से 3.5 लाख रुपये का हमको टैक्स बन रहा है, जबकि नॉर्मल हमारा 5 लाख का बनता है, ठीक है। तो हमें हायर देना है तो हमने नॉर्मल टैक्स के हिसाब से 5 लाख रुपये पे कर दिया। अब 5 लाख रुपये पे करना है तो हम एडजस्ट कराना चाह रहे हैं अपना, क्या एडजस्ट कराना चाह रहे हैं, अपना मैट क्रेडिट एडजस्ट करना चाहते हैं। हम कितना एडजस्ट करा सकते हैं, हम मैट से एक्सेस जितना पे करेंगे सिर्फ उतना ही एडजस्ट करा सकते हैं। हम 5 लाख पे कर रहे हैं और मैट 3.5 लाख का था, तो एक्सेस कितना हुआ, 1,50,000। 1,50,000 हम मैट का क्रेडिट सेट ऑफ करा लेंगे, ठीक है। तो हमने 1,50,000 सेट ऑफ करा लिया। अब हमारे अकाउंट में 1.5 लाख बचा है, ठीक है। फिर हमारा 24-25 असेसमेंट ईयर आया। इस ईयर हमारा मैट का प्रोविज़न 5 लाख का आया, नॉर्मल टैक्स 4 लाख का आया। हमने कितना पे किया, 5 लाख पे कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे हमें मैट क्रेडिट मिलेगा, यस, क्योंकि हमने एक्सेस मैट पे किया है 1 लाख का। हमारा मैट क्रेडिट तैयार हो गया, वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो 1.5 लाख पहले से क्रेडिट अवेलेबल था, 1 लाख का और आ गया तो 2.5 लाख हमें मैट क्रेडिट आ गया। ये ऐसे ही 15 साल तक आपका एडजस्ट होता रहेगा। तो पहले जो पीछे के ईयर्स हैं पहले वो अमाउंट एडजस्ट होता चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से मैट क्रेडिट का पूरा सीन बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैट प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमारी लाइबिलिटी कब राइज होगी, हायर। नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी और मैट प्रोविजन के से कैलकुलेशन हायर पे करेंगे। मैट क्रेडिट कब आएगा, मैट क्रेडिट आएगा जब हम हायर मैट का अमाउंट जो भी पे किए रहेंगे वो हमारा क्रेडिट हो सकता है। उसको हम सेट ऑफ कब कराएंगे, जब नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी जिस ईयर पे करेंगे उसको सेट ऑफ करा सकते हैं। कितने साल तक, 15 साल तक कर सकते हैं। मैट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, बुक प्रॉफिट के बेसिस पे। बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका जो भी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बैलेंस शीट तैयार की है, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया, उस नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करके इससे हमारी बुक प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगी। सो ये पूरा मैट का सिनेरियो है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स प्लानिंग फॉर अमलगमेशन। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अमलगमेशन में हम टैक्स प्लानिंग के रिगार्डिंग कौन से स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी होगी अमलगमेशन के रिगार्डिंग कि अमलगमेशन क्या होता है। तो देखिए अमलगमेशन को ना कई जगह डिफाइन किया गया। इट मीन्स कि कंपनीज एक्ट में भी अमलगमेशन को डिफाइन किया गया है। इसके अलावा आपकी अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 के थ्रू या इंड AS के थ्रू भी अमलगमेशन को डिफाइन किया गया है क्लियरली। लेकिन हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अमलगमेशन को क्या बोला गया है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 21B के अंदर अमलगमेशन को डिफाइन किया गया और वहाँ पे बोला गया कि अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, एज मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विद अनदर कंपनी। जब एक या एक से ज़्यादा कंपनीज दूसरी कंपनी से मर्ज होती हैं तो हम उसे मर्जर कहते हैं, मतलब उसे अमलगमेशन कहते हैं। जैसे एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के साथ मर्ज हो रही है तो ये क्या हो गया, अमलगमेशन हो गया। क्लियर है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, या फिर मर्जर ऑफ 2 और मोर कंपनीज टू फ्रॉम वन कंपनी इन अ स्पेसिफाइड मैनर, या 2 या 2 से अधिक कंपनीज जब एक कंपनी में मर्ज होती हैं, ठीक है। एक स्पेसिफाइड मैनर मतलब एक कंडीशन है या एक तरीका बताया गया है सेक्शन 21B में, उसी तरीके के अकॉर्डिंग जब होंगी तो हम उसे अमलगमेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए कि एक्स और वाई लिमिटेड जब मर्ज हो रही हैं जेड में और एक नई कंपनी फ्रेम हुई जेड, तो ये भी क्या हो गया, ये अमलगमेशन हुआ। 2 कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हुई और एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, तो इस प्रोसेस को भी अमलगमेशन कहेंगे। वहीं एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ सिर्फ मर्ज हो जा रही है और एक कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है तो भी हम उसे अमलगमेशन कहेंगे। क्लियर है। जैसे AS में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे बताया गया कि नेचर ऑफ मर्जर अलग होता है, नेचर ऑफ परचेज अलग होता है ना, एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, इस तरह से कई चीज़ें वहाँ पे डिफाइन की गई हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे कहा गया कि अमलगमेशन का मतलब कि 2 कंपनी मर्ज हो रही हों या 2 से अधिक कंपनी मर्ज होकर एक नई कंपनी को फ्रेम कर रही हो तो भी हम उसे अमलगमेशन कहेंगे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मेंशन की गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग होंगी तभी वो अमलगमेशन कहलाएगा। वो कंडीशन जो मेंशन की गई वो कहाँ मेंशन की गई है, सेक्शन 21B में ही एक्सप्लेन की गई है, ठीक है, वो जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे।
मिलेंगे। तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको अमलगमेशन के ड्यूरेशन में जो अमलगमेशन के टैक्स के एडवांटेजेस हैं वो दोनों ही कंपनीज को मिलेंगे, वो अमलगमेटिंग कंपनी हो या अमलगमेटेड कंपनी, दोनों को ही एडवांटेज मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब वो सेक्शन 2(1)(b) में जो कंडीशंस मेंशन है, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका मर्जर होना चाहिए, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब आप मर्जर करेंगे या उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी ये बेनिफिट्स दोनों कंपनीज को अलाउ होंगे। क्लियर हो गया? तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है ना, तो उसको अमलगमेशन नहीं कहा गया, कि मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले रही है, टेक ओवर कर ले रही है, उसको अमलगमेशन नहीं कहा गया है। ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं जैसे कि अमलगमेटेड और अमलगमेटिंग दोनों कंपनीज को बेनिफिट मिलेंगे आप टैक्स एडवांटेजेस के, अमलगमेशन के। तो वो अमलगमेटेड और अमलगमेटिंग कंपनीज होते क्या हैं वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए अमलगमेटिंग कंपनीज मतलब वो कंपनी जो मर्ज होने जा रही है, ठीक है। मतलब जैसे एक्स और वाई लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड मर्ज हो रही है तो अमलगमेटिंग कंपनीज कौन हो गई? एक्स लिमिटेड हो गई। क्लियर है? वहीं अमलगमेटेड कंपनी का मतलब क्या हो गया? वो कंपनी जिस कंपनी के अंदर ये लोग मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब एक्स लिमिटेड मर्ज हो रही है वाई लिमिटेड के अंदर, तो अमलगमेटेड कंपनी कौन बन गया? वाई लिमिटेड। या मैं कहूँ एक्स और वाई मर्ज होकर जेड को फ्रेम कर रहे हैं, जेड नई कंपनी आ रही है, तो अमलगमेटेड कंपनीज कौन सी कहलाएगी? जेड कहलाएगी। वहीं एक्स और वाई क्या बन जाएंगे? अमलगमेटिंग कंपनीज बन जाएंगे। क्लियर है? तो टैक्स के जो एडवांटेजेस होंगे, ठीक है, अगर आपने प्रॉपरली टैक्स प्लानिंग करी तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, कंसेशंस मिलेंगे ड्यू टू अमलगमेशन, वो दोनों को ही मिलेंगे, चाहे वो ट्रांसफरर कंपनी हो या चाहे वो ट्रांसफरी कंपनी हो, दोनों को, मतलब अमलगमेटिंग कंपनी हो या अमलगमेटेड कंपनी हो, दोनों को। तो जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, एक कंपनी के थ्रू दूसरी कंपनी की प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, वो अमलगमेशन नहीं कहलाता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी? ऑब्जेक्टिव की, कि अमलगमेशन में जो टैक्स प्लानिंग हम करने जा रहे हैं वो क्या इंश्योर करता है या उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, हम टैक्स प्लानिंग क्यों करते हैं अमलगमेशन में। तो देखिए अमलगमेशन में हम टैक्स प्लानिंग करते हैं ना, वो हमें इंश्योर कर देता है, अगर हम प्रॉपरली प्लान करके अमलगमेशन करते हैं और टैक्स के बेनिफिट्स, टैक्स के जो भी सेक्शंस गिवन हैं उनका एडवांटेज उठाते हैं, तो वो हमें इंश्योर क्या करता है कि जो भी आप एसेट्स या लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से कोई कैपिटल गेन अराइज ना हो, ठीक है। तो आपको कैपिटल गेन का टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है भाई, कि कैपिटल गेन का उनका एक अपना हेड है, और वो कहता है कि भाई अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स आप ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल एसेट्स आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड में ही ट्रांसफ़र कर देते हो तो आप शॉर्ट टर्म गेन देंगे आप, है ना। तो दोनों केस में आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है अगर आपने कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र की है। और अमलगमेशन में आपको पता है कि कैपिटल एसेट्स ट्रांसफ़र होने वाली हैं, तो अगर हम अच्छे से प्लान करते हैं, टैक्स बेनिफिट्स उठाते हैं, तो हम पे कैपिटल गेन का टैक्स नहीं पड़ेगा, हम पे ये लायबिलिटीज़ नहीं आएगी, भले ही हमने एसेट्स लायबिलिटीज़ को क्यों ना ट्रांसफ़र किया है। क्लियर है? इसके अलावा जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है अमलगमेटिंग कंपनी के, वो अच्छे से अमलगमेटेड कंपनीज के पास कैरी फॉरवर्ड हो जाए और वो उसका बेनिफिट उठाए, इसलिए भी हम टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा पूरा ये जो अमलगमेशन है, ये जो मर्जर है ना, वो बहुत इफ़िशिएंटली हो जाए, टैक्स बेनिफिशियल हो दोनों ही कंपनीज़ के लिए, फिनेंशियली उनको बेनिफिट प्रोवाइड करे, सिनर्जीज क्रिएट करे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जिसकी वजह से अमलगमेशन में टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं। क्लियर है? अब दूसरी बात जो हम इम्पॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिस जब अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आपको टैक्स बेनिफिट्स अमलगमेशन का मिलेगा। तो क्या कंडीशन है कि टैक्स एफिशिएंट अमलगमेशन हो। जैसे मैंने अभी आपको इनिशियली बताया था कि अगर आप ये स्पेसिफाइड मैनर जो कि सेक्शन 2(1)(b) में एक्सप्लेन किया गया है, अगर उस मैनर के अकॉर्डिंग आपने अमलगमेशन किया है तभी आपको टैक्स एडवांटेजेस मिलने वाले हैं अमलगमेशन के, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? वो कौन सी कंडीशंस हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो क्या कहा गया कि अगर अमलगमेशन का बेनिफिट आपको उठाना है, टैक्स बेनिफिट आपको उठाना है, तो आपको अमलगमेशन इन्हीं तरीके से करना होगा, मतलब इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। पहली कंडीशन क्या है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अमलगमेटिंग कंपनीज़ की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी बन जाएंगी? अमलगमेटेड कंपनीज़ की बन जाएंगी। इज इट क्लियर? कहने का मतलब एक्स लिमिटेड अगर मर्ज हो रही है वाई में, तो एक्स कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज़ अब किसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी? वाई लिमिटेड की प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। दूसरा, ऑल लायबिलिटीज़ ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी आर टेकन ओवर बाई अमलगमेटेड कंपनी। जितनी भी लायबिलिटीज़ है
एक्स लिमिटेड की, वो सारी की सारी लाइबिलिटीज अब किसकी बन जाएगी, वाई लिमिटेड की बन जानी चाहिए। ठीक है, वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम ये डिवेंचर्स की लाइबिलिटीज़ नहीं लेते हैं या हम इन क्रेडिटर की लाइबिलिटीज़ नहीं लेंगे, वो अपना आप पे कर दीजिएगा। तो मतलब इस तरीके से वो सेलेक्टिव होकर नहीं काम करेंगे, सारी लाइबिलिटीज़ अब इनकी लाइबिलिटीज़ बननी चाहिए। और इसी तरीके से अगर अमेलगमेशन हो रहा है तो अमेलगमेटिंग कंपनीज ये नहीं कह सकती कि हम इस तरह के एसेट्स आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये एसेट्स सिर्फ ट्रांसफर करेंगे। नहीं, जितने भी उनके एसेट्स हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी ट्रांसफर होनी चाहिए अमेलगमेटेड कंपनीज को, तभी ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट कहती है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि एटलीस्ट 75% ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनीज बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड कंपनीज। जब एक्स लिमिटेड चल रही थी, रन कर रही थी, तो उसके कुछ शेयर होल्डर होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के कि 100 शेयर होल्डर्स थे अमलगमेटेड एक्स लिमिटेड के, जो कि अमलगमेटिंग कंपनी है। ठीक है, इसके 100 शेयर होल्डर थे और ये कंपनी रन कर रही थी। अब वो मर्ज हो रही है वाई लिमिटेड में, तो वाई लिमिटेड बिकम अ अमलगमेटेड कंपनीज। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, कंडीशन क्या रखी गई कि एक्स के जो 100 शेयर होल्डर्स थे ना, इसमें से 75 शेयर होल्डर्स तो वाई के शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। ठीक है, मतलब 75 जो शेयर होल्डर्स थे उनको वाई लिमिटेड में भी शेयर्स मिलने चाहिए, तभी तो वो शेयर होल्डर बनेंगे, तभी जाके ये इस अमलगमेशन का जो बेनिफिट है वो दोनों कंपनीज उठा सकती हैं। Is it clear? So at least 75% of shareholders become the shareholder of amalgamated companies. ये याद रखिएगा। तो ये 3 कंडीशंस मेंशन की गई। अगर इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए अमलगमेशन किया गया है तो इसका बेनिफिट, टैक्स एडवांटेज, मतलब टैक्स के जो भी बेनिफिट हैं वो दोनों कंपनीज उठा सकती हैं। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजीज की, कि अमलगमेशन में अगर हमने इस तरीके से काम किया, ठीक है, इस नेचर से ही, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मैंने अमलगमेशन किया, तो अब मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, किस तरह से मैं टैक्स का एडवांटेज उठा सकता हूँ, ये चीज़ें आपको जाननी है। तो पहला आता है कैपिटल गेन एग्जेम्पशन, सेक्शन 47 में डील किया गया है। देखिए, हमें अच्छे से पता है कि जब भी कोई कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर होती है तो कैपिटल गेन अराइज हो जाता है और आपको कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर अमलगमेशन हमने किया है, ठीक है, और अमलगमेशन के ड्यूरेशन में हमने ट्रांसफर ऑफ एसेट्स किया है, तो उस केस में कैपिटल गेन का टैक्स अराइज नहीं होगा। लेकिन कब नहीं अराइज होगा, उसकी कुछ कंडीशंस मेंशन है। ठीक है, तो पहली बात तो अमलगमेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या कही गई है, किन किन को कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, भले अमलगमेशन में ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हो क्यों ना हो रहे हों। पहला क्या है कि अगर जो कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर की जा रही है अमलगमेटिंग कंपनी की अमलगमेटेड कंपनीज में, वो इंडियन कंपनी हो। ठीक है, मतलब इंडियन कंपनीज के बीच में ये ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हो रहा है, अमलगमेटिंग और अमलगमेटेड कंपनीज इंडियन कंपनीज हैं और उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हो रहा है, तो कैपिटल एसेट्स, तो उस केस में कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, ऐसा सेक्शन 47 क्लॉज 6 में बोला गया है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि अब आपको पता है कि शेयर्स को जो ट्रांसफर करते हैं उस पर भी कैपिटल गेन अराइज होता है ना, शेयर ट्रांसफर भी कैपिटल गेन के केस में आता है। और अब आपको पता है कि शेयर होल्डर्स भी दूसरे कंपनी के शेयर होल्डर बनने वाले हैं, मतलब यहाँ पर भी शेयर का ट्रांसफर होने वाला है। तो बोला गया कि अगर ये जो शेयर होल्डर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, शेयर्स जो एक्सचेंज किए जा रहे हैं, जो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, अगर अमलगमेटिंग कंपनी से वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं अमलगमेटेड कंपनीज़ में, और वो अमलगमेटेड कंपनीज इंडियन कंपनी है, तो ऐसी केस में इस तरह के शेयर ट्रांसफ़र पे भी कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। क्लियर है। तो शेयर एक्सचेंज जो हो रहे हैं, शेयर होल्डिंग जो एक्सचेंज हो रही है, शेयर जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं अमलगमेटिंग कंपनी से अमलगमेटेड कंपनीज में, तो इस केस में भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। क्लियर है, अगर वो इंडियन कंपनी है तो। ठीक है, अच्छा, फॉरेन कंपनी के केस में भी बता दें, फॉरेन कंपनीज में ये होता है कि एटलीस्ट 25% जो शेयर होल्डर हैं अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनीज के, वो रिमेन शेयर होल्डर हों अमलगमेटेड फॉरेन कंपनीज के, तो उनको भी ये कैपिटल गेन नहीं पे करना पड़ता है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे कैपिटल गेन के एग्जेम्पशंस मतलब कैपिटल गेन के एग्जेम्पशंस हमें मिल जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली अगर हमने अमलगमेशन किया है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। दूसरा क्या हमारा बेनिफिट हम या चीज़ें अराइज कर सकते हैं, एक है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, जो सेक्शन 72A में आता है। ठीक है, तो जो अमलगमेटेड कंपनीज़ हैं ना, वो आपका क्या कर सकती हैं, अमलगमेटिंग कंपनीज़ के जो भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करके ला सकती हैं। मतलब एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के हिसाब से आप समझिएगा, तो आपको याद रहेगा एक्स लिमिटेड मर्ज होने जा रही है वाई में। ठीक है, तो अब कहा गया कि एक्स लिमिटेड के कोई भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो बचे हैं या कोई बिजनेस लॉस बचा हुआ है जो एडजस्ट नहीं हुआ, सेट ऑफ नहीं हुआ है, तो आफ्टर अमलगमेशन, अगर अमलगमेशन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हुआ है, तो उसका बेनिफिट अमलगमेटेड कंपनीज मतलब वाई लिमिटेड कंपनी उठा सकती है।
ठीक है। लेकिन सेक्शन 72A में कुछ कंडीशंस दी गई हैं। आप जो मतलब वाई लिमिटेड है ये सारे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड तभी कर सकती है, अनअब्जॉर्ब्ड अप्रिसिएशन का बेनिफिट वो तभी उठा सकती है जब वो कंडीशंस मीट आउट करे। कौन सी कंडीशन? जो सेक्शन 72A में कहा गया है। अमलगमेशन तो उनके अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपको इस लॉसेस को, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट उठाना है, सेट ऑफ कराना है, अमलगमेटिंग कंपनीज के लॉसेस का बेनिफिट आपको उठाना है, एक्स लिमिटेड के अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का बेनिफिट वाई लिमिटेड को उठाना है, तो उन्हें ये चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेंगी। क्या क्या? पहली बात, अमलगमेटिंग कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एक्स लिमिटेड को क्या करना होगा, जिस भी बिजनेस में लॉस हुआ है ना वो बिजनेस उनका 3 सालों से ज़्यादा का बिजनेस होना चाहिए। मतलब जिस लॉस को सेट ऑफ कराने जा रही हैं, जिस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वाई लिमिटेड के पास, वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए, उस बिजनेस जिस बिजनेस का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि 3 सालों से ज़्यादा से वो समय से वो बिजनेस कर रही हो। कौन? एक्स लिमिटेड, ठीक है। अमलगमेटिंग कंपनी उस बिजनेस में 3 सालों से ज़्यादा से हो, तभी वो उस लॉस को या उस बिजनेस के अनएब्जॉर्ब्ड अप्रिसिएशंस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया? मस्ट हैव हेल्ड 75% फिक्स्ड एसेट्स फॉर 2 years बिफोर द अमलगमेशन। तो 75% जो उनकी एसेट्स है, मतलब जो भी फिक्स्ड एसेट्स उनके पास है, किसके पास? एक्स लिमिटेड के पास, अमलगमेटिंग कंपनीज के पास 75% उस पूरे एसेट्स की ऐसी होनी चाहिए जो 2 साल से पहले ही उन्होंने ले रखा हो। मतलब अमलगमेशन के ड्यूरेशन में या अमलगमेशन होने वाला है उसके 1 साल पहले खरीदा हो, ऐसा नहीं। 75% एसेट्स ऐसी होनी चाहिए जो अमलगमेशन जब हो रहा है उससे 2 साल पहले से वो खरीदी गई एसेट्स हो। बात समझ में आ रही है? तब जाके उनको ये बेनिफिट मिलेगा। वहीं अमलगमेटेड कंपनीज के लिए क्या बोला गया? वाई लिमिटेड के लिए क्या बोला गया कि वो ये कंफर्म करें कि जब अमलगमेशन हो जाएगा और जिस बिजनेस लॉस को वो कैरी फॉरवर्ड अपने यहाँ करना चाह रही हैं, सेट ऑफ करना चाह रही हैं, उस बिजनेस को वो 5 सालों तक कैरी करेंगी, ठीक है, मतलब कंटिन्यू करेंगे वही सेम बिजनेस 5 सालों तक, ठीक है। इसके अलावा जो एसेट्स हैं उसको भी वो 5 साल तक होल्ड करके रखेंगी, ऐसा नहीं उन एसेट्स को सेल कर देंगी। अगर वो ये दोनों कंडीशन कंप्लीट करती हैं तो फिर वो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड अपने यहाँ पे कर सकती हैं। इज़ इट क्लियर? कहने का मतलब बहुत सीधा सा है, ऐसा नहीं कि आप जो ये अमेलगमेशन आप कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि चलो उनके लॉस को हम बेनिफिट उठा लेते हैं, हम अच्छे से उनके सारे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का अपने यहाँ पे एब्जॉर्ब करा लेंगे और हमारा टैक्स लाइबिलिटीज़ कम आ जाएगा और हमको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि वेट करो, पहले आप ये कंडीशन भी फुलफिल करो, आप ये बताओ, आप ये कहो, मानो कि भाई जिस भी बिजनेस लॉस को आप सेटअप करने जा रहे हो वो कंपनी जिसका बिजनेस लॉस हुआ है वो कंपनी भी वो 3 सालों से ज़्यादा उस बिजनेस में एंगेज रही हो और आप उसी बिजनेस को 5 साल तक कैरी करने वाले हो। आप पहले ये बात दोनों लोग एग्री करो। इसके अलावा वो जो कंपनी जो आप बिजनेस अपना बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाह रही है आपके यहाँ पे, मतलब एक्स लिमिटेड, वो उन सारे एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स को 2 साल से पहले, अमलगमेशन होने के 2 साल पहले से कैरी कर अपने यहाँ रखी हो। 75% एसेट ऐसे होने चाहिए 2 साल पहले से उसने खरीद के रखे हुए हों, ठीक। और आप जब उनके लॉसेस को, उनके अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। तो अगर आप डेप्रिसिएशन को एब्जॉर्ब कराने जा रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स को देखने जा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आप उन फिक्स्ड एसेट्स को 5 सालों तक होल्ड करके रखेंगे। आज आपने डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब करा लिया और कल ही उस एसेट्स को सेल कर दिया, ऐसा नहीं। उस एसेट्स को आपको 5 साल तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसी तरह उस बिजनेस लॉस का आपने आज एडजस्टमेंट करवा लिया और कुछ ही टाइम बाद उस बिजनेस को बंद कर दिया, नहीं, उस बिजनेस को भी आप 5 साल तक कैरी करिए। तो इस तरह की कंडीशन जब आप फुलफिल करेंगे तभी आप सेट ऑफ कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉसेस को। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो गया कि अमलगमेशन ऑफ लॉस इनकरिंग कंपनी एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी टू रिड्यूस टैक्स इंसिडेंस। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऐसी कंपनी जो लॉस इनकर्ड कर रही हो काफ़ी टाइम से और एक कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही हो, वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और इस हिसाब से वो ओवरऑल जो टैक्स की लायबिलिटीज़ है, टैक्स मतलब कि जो आपका टैक्स आप पे पड़ सकता है, उस चीज़ को वो रिड्यूस कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी अमलगमेशन किया जाता है, लेकिन हाँ भाई कंडीशन आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। और इस सब के अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अमलगमेटेड कंपनीज जो होती हैं, मतलब ट्रांसफरी कंपनीज, कहने का मतलब क्या हो गया कि वाई लिमिटेड, ठीक है, एक्स लिमिटेड नहीं, वाई लिमिटेड के पास और भी बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल में कौन कौन से बेनिफिट, तो एक्सपेंडिचर के वो बेनिफिट उठा सकती हैं। जैसे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 में बोला गया है। मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई एक्सपेंडिचर है, ठीक है, खर्चा साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई खर्चा किया गया है, क्लियर है, किसके थ्रू? एक्स लिमिटेड के थ्रू, और उन्होंने उस पूरे खर्चों को एब्जॉर्ब नहीं कराया, उसका बेनिफिट नहीं अवेल किया है, तो उस तरह की उस खर्चों को, उन एक्सपेंडिचर्स को कौन
अब अवेल कर सकता है, कौन उसका बेनिफिट उठा सकता है? अमलगमेटेड कंपनीज उठा सकती है। क्लियर है? इसी तरीके से आपका पेटेंट राइट या कॉपीराइट का एक्सपेंडिचर है, वो भी आप उठा सकते हैं। कौन? अमलगमेटेड कंपनीज, वाई लिमिटेड मतलब। ठीक है, नो हाउ वगैरह का कोई एक्सपेंडिचर है, वो भी उठा सकते हो उसका बेनिफिट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कुछ हैं, है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह हैं, उसको एमोटाइज कर सकते हैं। जैसे हमको पता है ना कि बिजनेस शुरू होने से पहले कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, उसको भी सेट ऑफ कराती रहती है कंपनीज। तो मान लीजिए अब मर्जर हो गया, अब वो जो आपकी एक्स लिमिटेड थी जिसका आपने मर्जर किया है, एक्स लिमिटेड के प्रिलिमिनरी खर्चे थे, पर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो भी एडजस्ट नहीं हुए, जो एमोटाइज नहीं हुए, अभी बचे हुए हैं। तो अब आज से वाई लिमिटेड उन खर्चों को एमोटाइज करा सकती है। ठीक है, ये बेनिफिट भी किसको मिला गया? आपको, मतलब अमलगमेटेड कंपनीज को मिल जाता है, अगर वो अमलगमेशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट करी हुई हैं तो। इसके अलावा चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस हैं वो भी उनको मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ डिडक्शंस जो उनके थे वो डिडक्शंस अमलगमेटेड कंपनीज अवेल कर सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिल जाता है, किसको? अमलगमेटेड कंपनीज को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा। इन शॉर्ट हम सारे बेनिफिट्स को देख लेते हैं कि टैक्स प्लानिंग करते हुए अगर हम अमलगमेशन करते हैं, मतलब ध्यान से इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी अमलगमेशन कर रहे हैं, उनके रूल्स को भी मानते हुए अगर अमलगमेशन करते हैं, तो पहले तो हमारा जो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स है वो टैक्स फ्री हो जाता है, कोई कैपिटल गेन का टैक्स नहीं मिलेगा। हम कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस का जो होता है ना, ऑफ डेप्रिसिएशन वगैरह का, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। डेप्रिसिएशन एफिशिएंट हो जाता है, कैसे? क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, हायर डिडक्शन आपको अलाउ हो जाता है। हायर डिडक्शन अलाउ होने का मतलब क्या हो गया? आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी और टैक्स लायबिलिटीज़ कम हो जाएगी। क्योंकि आफ्टर अमलगमेशन क्या होता है, जो अमलगमेटिंग कंपनीज के एसेट्स हैं ना, उनको उन पे आपको WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। तो आप अच्छा खासा डेप्रिसिएशन चार्ज करके अपना बेनिफिट उठा सकते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग बहुत स्मूथ हो जाती है विदाउट एनी टैक्स बर्डन, है ना। शेयर होल्डर्स की वैल्यू भी बेटर हो जाती है क्योंकि उनको अब नई कंपनीज में शेयर्स मिल गए हैं, है ना। और नई कंपनीज में आपको शेयर्स भी मिल गए हैं, लेकिन आपको शेयर ट्रांसफर करने की रिगार्डिंग जो कैपिटल गेन अराइज हो सकता था वो भी अराइज नहीं हुआ, तो है ना बेनिफिट। तो इस तरीके से अगर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमने टैक्स प्लानिंग करी, उनको ध्यान में रखते हुए हमने टैक्स प्लानिंग करते हुए अमलगमेशन किया, तो हम इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट को उठा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स प्लानिंग फॉर डीमर्जर। टैक्स प्लानिंग फॉर अमलगमेशन एंड मर्जर ऑलरेडी डन हो गया है। सो अभी यहाँ पे डीमर्जर के बारे में समझेंगे। तो शुरू करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डीमर्जर क्या होता है, राइट। देखिए, डीमर्जर भी ना कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का एक फॉर्म है। ठीक है, जैसे अमलगमेशन मर्जर है वैसे ही डीमर्जर भी है। बस डीमर्जर में क्या हो गया, देखिए डीमर्ज अलग हो रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, कि कंपनी की, जैसे कंपनी की कई अंडरटेकिंग्स होती है ना, तो अगर कंपनी अपनी कोई अंडरटेकिंग्स को अपने से अलग कर रही है, ट्रांसफर कर रही है किसी दूसरी कंपनी को, या उस अंडरटेकिंग को ही एक अलग कंपनी के रूप में स्टेबल कर रही है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डीमर्जर कहते हैं, राइट। इस चीज को ऐसे भी समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है, उसके पास बिजनेस दो है, बिजनेस ए भी चला रहा है, बिजनेस बी भी चला रहा है। तो अब डीमर्जर का क्या मतलब हो गया कि उसने क्या किया, अपने किसी एक बिजनेस को एक कंपनी के फॉर्म में कर दिया। जैसे बिजनेस बी है तो बिजनेस बी को उसने एक कंपनी फ्रेम कर दिया, तो इसी पूरे प्रोसेस को डीमर्जर कहते हैं। देखिए, आप नॉर्मली भी देखिए कि कोई भी कंपनी होती है वो एक के साथ कई चीज़ों का बिजनेस कर रही होती है। जैसे FMCG में भी काम कर रही हैं, तो टेक्सटाइल में भी काम कर रही हैं, है ना। वो कई चीज़ों में काम कर रही होती है। तो अपनी किसी भी एक अंडरटेकिंग को एक अलग बिजनेस के फॉर्म में जब हम स्टेबल कर देते हैं, अलग कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीमर्जर। आप जब मर्ज होते हैं तो दो लोग साथ में आ जा रहे हैं, ठीक है, दो कंपनी साथ में आ जा रही हैं। डीमर्जर हो रहा है तो जो एक कंपनी है उसी में से एक पार्ट अलग होकर एक नई कंपनी फ्रेम हो रहा है। ठीक है, अगर हम इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में डीमर्जर के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं वो कहाँ पे मेंशन किए गए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 19A के अंदर है, सेक्शन 47, सेक्शन 49, सेक्शन 72A। ये सारे वो प्रोविजंस हैं जो इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से आपको जानने होंगे डीमर्जर के रिगार्डिंग, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि जब डीमर्जर होता है तो एक डीमर्जर कंपनी बन जाती है, दूसरी रिजल्टिंग कंपनी बनती है। तो डीमर्जर और रिजल्टिंग कंपनी बेसिकली क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, डीमर्जर कंपनी की जब हम बात करते हैं तो उसको एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 AAA में। वहाँ पे क्या बोला गया कि डीमर्ज्ड कंपनी कौन सी होती है, तो वो कंपनी जिसकी अंडरटेकिंग ट्रांसफर की जा रही हो ड्यू टू डीमर्जर, तो उस कंपनी को ही हम डीमर्ज्ड कंपनी कहते हैं। मतलब डीमर्ज्ड कंपनी कौन सी होगी, जिस कंपनी की अंडरटेकिंग हम ट्रांसफर
ट्रांसफर कर रहे हैं एक नई कंपनी में, एक नई कंपनी फ्रेम हो रही है, तो वो ही क्या कहलाती है? डिमर्ज्ड कंपनी कहलाती है, राइट? जैसे कंपनी ए की बिजनेस भी था, तो कंपनी ए क्या कहलाएगी? डिमर्ज्ड कंपनी कहलाएगी। दूसरी जो कंपनी आती है वो है रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी का क्या मतलब हो गया? देखिए जब डिमर्जर हुआ तो एक अंडरटेकिंग निकल के एक बिजनेस के रूप में, एक कंपनी के रूप में फ्रेम आई, तो रिजल्ट क्या निकला? एक नई कंपनी। तो जो कंपनी अंडरटेकिंग के एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, जिस कंपनी को एसेट्स ट्रांसफर किए जाते हैं, अंडरटेकिंग बिजनेस ट्रांसफर की जाती है, वो कंपनी ही क्या कहलाती है? रिजल्टिंग कंपनी कहलाती है। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 ए में रिजल्टिंग कंपनी के बारे में क्या बोला गया कि जो रिजल्टिंग कंपनी होगी, मतलब जो नई कंपनी आई है आपकी, जो अंडरटेकिंग्स आपने ट्रांसफर की जिस कंपनी को, वो जो नई कंपनी है, जो रिजल्टिंग कंपनी है ना, वो इन कंसिडरेशन कुछ पेमेंट करेगी। तो बोला गया कि वो कंसिडरेशन के फॉर्म में क्या देती है? जो अंडरटेकिंग्स ट्रांसफर की गई हैं उसके बदले रिजल्टिंग कंपनी कुछ पे करेगी। तो वो क्या पे करती है? वो जो डिमर्ज्ड कंपनी है उनके शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करती है। क्लियर हो गया? सो रिजल्टिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसको डिमर्ज्ड कंपनी ने अपने अंडरटेकिंग्स ट्रांसफर करी हुई है, और रिजल्टिंग कंपनी क्या करती है? अंडरटेकिंग ट्रांसफर करने के लिए जो कंसिडरेशन देती है वो क्या देती है? वो डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करके देती है। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो दैट इज डीमर्ज्ड और रिजल्टिंग कंपनी। अब जैसे मैंने कहा कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 जो है डीमर्जर के रिगार्डिंग प्रोविजंस बताते हैं ना, अलग अलग सेक्शंस। तो हम बात करेंगे ना कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 डबल ए क्या कहता है डीमर्जर के बारे में। बेसिकली ये सेक्शन ये एक्सप्लेन करता है कि डीमर्जर है क्या, और डीमर्जर अगर इनकम टैक्स के बेनिफिट्स आपको अवेल करना है, आपको टैक्स प्लानिंग करनी है, तो आपको डीमर्जर उनके स्पेसिफाइड मैनर में ही करने होंगे। क्लियर है? अब ये जो स्पेसिफाइड मैनर है ना, वही मतलब जिस तरीके से आपको डीमर्जर करना होगा, जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, तभी इनकम टैक्स के बेनिफिट्स आप उठाएंगे। वो प्रोसीजर्स या वो मैनर, स्पेसिफाइड मैनर, वो कंडीशंस आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 डबल ए में एक्सप्लेन की गई हैं। कई जगह पे आपको यही कहा जाएगा कि ये डीमर्जर की डेफिनेशन है, कि इनकम टैक्स एक्ट यही कहता है कि भाई डीमर्जर मतलब मेरे हिसाब से ये सब चीजें हैं। अगर आपने ये सारा काम किया तभी वो डीमर्जर कहलाएगा, और अगर वो डीमर्जर कहलाया तो हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे। अगर इस तरीके से आपने काम नहीं किया तो वो डीमर्जर नहीं कहलाएगा। इसीलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आप डीमर्जर के बेसिक फीचर्स बताइए या वो कंडीशंस बताइए, डीमर्जर्स की कंडीशंस बताइए जब आप टैक्स न्यूट्रलिटी कर सकते हैं या टैक्स का एडवांटेज ले सकते हैं, या कौन सी कंडीशंस हैं जो डीमर्जर के लिए फुलफिल करेंगे तभी आपको टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये वो सारे कंडीशंस हैं जो अभी हम मेंशन करेंगे। ठीक है? यही वो स्पेसिफाइड मैनर है जिस मैनर के हिसाब से अगर आपने डीमर्जर किया तो ही आपको टैक्स के एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो क्या क्या कहा गया? पहले बात बोली गई कि देखिए जो अंडरटेकिंग्स है, जो ट्रांसफर की जा रही है अंडरटेकिंग्स, उसके जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज है, वो सारी की सारी आपको रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर करनी होगी। ठीक है? तो दूसरी बात क्या कही? भाई ऐसा तो लायबिलिटीज तो आप ट्रांसफर करेंगे अंडरटेकिंग्स की, पर किस वैल्यू पे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप अंडरटेकिंग की ट्रांसफर करने वाले ना, वो सब की सब आपको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करनी होगी। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डिमर्ज्ड कंपनी है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में अंडरटेकिंग्स, उस अंडरटेकिंग्स के एसेट्स एंड लायबिलिटीज जिस वैल्यू पे शो किए जा रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपको उसी वैल्यू पे ट्रांसफर करना होगा रिजल्टिंग कंपनी में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई कि कंसिडरेशन जो देगी, भाई जिसने भी एसेट्स लिए, जिस कंपनी को अंडरटेकिंग ट्रांसफर की गई है, वो कंपनी कुछ ना कुछ रिटर्न तो देगी। तो कंसिडरेशन के फॉर्म में उसे शेयर इशू करना है। किसको शेयर इशू करना है? जो डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स है, उनको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? अब और क्या बोला गया? बोला गया कि एटलीस्ट 75% जो शेयर होल्डर्स हैं किसके? डीमर्ज्ड कंपनी के, वो शेयर होल्डर बन जाए किसके? रिजल्टिंग कंपनी के। अब 75% का मतलब यहाँ पे बता दिया गया कि डीमर्ज्ड कंपनी के जो भी शेयर्स हैं उसकी टोटल वैल्यू का 75% जो वैल्यू आती है, उतनी वैल्यू के जो शेयर होल्डर होंगे उनको ही आपको अपने यहाँ पे शेयर्स बनाने हैं। एटलीस्ट उनको तो आपको शेयर इशू करना है। उससे ज्यादा शेयर इशू करिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एटलीस्ट इतने शेयर्स तो इशू होने ही होने हैं रिजल्टिंग कंपनी में। क्लियर हो गया? और एक और कंडीशन दी गई, वो कंडीशन क्या थी कि जो भी अंडरटेकिंग ट्रांसफर की गई है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे होनी चाहिए। गोइंग कंसर्न बेसिस का क्या मतलब हुआ? देखिए गोइंग कंसर्न का सिंपल मतलब होता है कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है? ट्रांसफर करने के बाद भी अंडरटेकिंग्स जो काम कर रही थी वही
काम, वही बिजनेस अब जो रिजल्टिंग कंपनी है वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। उसका कोई इंटेंशन नहीं होगा कि ट्रांसफर होने के बाद उस बिजनेस को क्लोज कर दे या लिक्विडेट कर दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर कोई कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को ट्रांसफर किया, वो कंपनी सेल भी करती थी, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट को सेल भी करती थी और फिनिश प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करती थी, खुद ही मैन्युफैक्चर करके खुद ही सेल करती थी। तो उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को, अपनी इस अंडरटेकिंग को किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो जो कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ट्रांसफर करी है दूसरी कंपनी को, उसने मशीन भी उस मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन की जो मशीन लगती थी, जो इन्वेंट्रीज थे, जो एम्प्लॉइज थे, जो डेटर्स थे, क्रेडिटर्स थे, सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे सिनेरियो में क्या देखना होगा कि अब वो फैक्ट्री कंटिन्यू करे, मतलब ट्रांसफर होने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन जो थी वो नई जगह जहां गई, जो रिजल्टिंग कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती रहे, प्रोडक्शन बिना इंटरप्शन के चलता रहे, तभी हम कहेंगे कि वो गोइंग कंसर्न है, ठीक है। तो अगर डीमर्जर इस तरह से हुआ है, इस स्पेसिफाइड मैनर में हुआ है, तभी टैक्स के बेनिफिट्स मिलेंगे। किसको मिलेंगे? सबको मिलेंगे, मतलब रिजल्टिंग कंपनी को भी मिलेंगे, डीमर्ज्ड कंपनी को भी मिलेंगे और शेयर होल्डर्स को भी मिलेंगे। क्लियर हो गई? अब हम बात क्या करेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब आपको जो टैक्स प्लानिंग करनी है तो डिमर्जर के रिगार्डिंग क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं, क्या आपको बेनिफिट्स अवेल होंगे, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आता है सेक्शन 47 वाला, कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन। आपको एमलगमेशन और मर्जर अगर आपने देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि कैपिटल गेन एग्जेम्पशन की बात क्या कही जा रही है। तो हम जनरली जानते हैं जब भी एसेट्स ट्रांसफर की जाती है तो कैपिटल गेन का टैक्स लगता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो बोला गया कि यहाँ पे डिमर्जर के केस में ना तो कंपनी पे ना तो शेयर होल्डर पे कोई कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो इम्प्लाइड नहीं होगा, वो नहीं लगेगा अंडर सेक्शन जो भी मेंशंस है आपके सामने स्पेसिफाइड सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो कैसे क्या बोला गया कि देखिए, अगर कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर की जा रही है डिमर्ज्ड कंपनी के थ्रू रिजल्टिंग कंपनी को और वो इंडियन कंपनी है, तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगी, उस कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर को कैपिटल गेन नहीं ट्रीट किया जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा बोला गया कि हमको पता है कि भाई शेयर्स इशू किए जाते हैं, शेयर सेल किए जाते हैं, तो भाई इस शेयर्स के एक्विजिशन पे या शेयर ट्रांसफर पे भी आपका कैपिटल गेन तो बनेगा, शेयर कैपिटल गेन है ना, ट्रांसफर हो रहा है। पर यहाँ पे जो शेयर का ट्रांसफर हो रहा है, रिजल्टिंग कंपनी जो आपको शेयर्स अलॉट कर रही है डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को, उन शेयर होल्डर्स को इस पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा रिगार्डिंग कैपिटल गेन, ठीक है, वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगी। कब एग्जेम्प्ट होगी? जब डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं? रिजल्टिंग कंपनी के ही मिल रहे हैं और ड्यू टू डिमर्जर मिल रहे हैं, तभी जाके उस ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? अब एक और यहाँ पे बात आ जाती है कि रिजल्टिंग कंपनी के कॉस्ट ऑफ शेयर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला मेंशन कर दिया गया कि भाई डीमर्ज्ड कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ शेयर्स थी उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? उन्होंने बोला कि जो एसेट्स ट्रांसफर किए गए उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है उसको डिवाइड कर दीजिए कि बिफोर डिमर्जर, डिमर्ज जब नहीं हुआ था, डिमर्जर नहीं हुआ था, उसके पहले उस कंपनी की जो नेटवर्थ थी उसे डिवाइड कर दीजिए, मतलब उस जितने एसेट ट्रांसफर किए जा रहे हैं अंडरटेकिंग के उसको डिवाइड कर दीजिए बिफोर डिमर्जर उनकी नेटवर्थ से, जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई कर देना है डिमर्ज्ड कंपनी की कॉस्ट ऑफ शेयर से, तो आपको रिजल्टिंग कंपनी की कॉस्ट ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे और उसी के बेसिस पे एक्विजिशन कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट कर ली जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और क्या बेनिफिट मिलेगा? दूसरा मिलता है कैरी फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी हमने देखा सेक्शन 72A सबसेक्शन 4 में, वहां पे 72A में ये चीजें अमलगमेशन और मर्जर में मिलती थी, तो डीमर्जर के रिगार्डिंग सबसेक्शन 4 के अंदर ये सब चीजें मिलेंगी। क्या बोला गया यहाँ पे कि जो लॉसेज है या जो लॉसेज है उसको कैसे सेट ऑफ करा सकते हैं, या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो उसको कैसे एब्जॉर्ब करा सकते हैं, उसको कैसे सेट ऑफ करा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग बोला गया कि देखिए, जो एक्युमुलेटेड लॉसेज हैं या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, आप ये देखिए कि क्या वो लॉसेज, क्या वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन डायरेक्टली उस अंडरटेकिंग से रिलेट कर रहे थे जो आपने रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर किया है, जो अंडरटेकिंग आपने ट्रांसफर की है, क्या वो डायरेक्टली उसी अंडरटेकिंग के लॉसेज और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन थे? इफ यस, तो आपको अलाउ है कि आप उस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं। कौन? रिजल्टिंग कंपनी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब दूसरा क्या बोला गया, ये तो 4A के अंदर हो गया। 4B के अंदर क्या बताया गया? बोला गया कि अगर यही लॉस और ये डेप्रिसिएशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेबल ना हो तो
मतलब उस अंडरटेकिंग का डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है, लेकिन भाई डिमर्ज कंपनी से ही वो लॉस और वो सब है, तो क्या मिलेगा, तो कैसे सेट ऑफ हो सकता है? तो बोला गया कि ऐसे सिचुएशन पे बांटा जाएगा, उस लॉस को या उस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को डिवाइड किया जाएगा, अपोर्शन्ड किया जाएगा, और किस तरीके से डिमर्जर कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी के बीच में बांटा जाएगा और एक प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा। वो प्रोपोर्शन क्या डिसाइड किया गया? बोला गया जो भी अंडरटेकिंग की एसेट्स है डिमर्ज कंपनी के थ्रू जो रिटेन की गई है वो, और जितनी वो उसने ट्रांसफर कर दी है रिजल्टिंग कंपनी को, उन दोनों के बीच के रेशियो में ही आपके ये लॉस सेट ऑफ कराए जाएंगे। कहने का मतलब ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए 100 की वैल्यू के एसेट्स थे, मतलब 100 की वैल्यू का लॉस था, तो अगर एसेट्स को पहले देखिए कि क्या कैसे एसेट्स बांटे गए हैं, तो अगर डिमर्जर कंपनी ने 40% एसेट्स अपने पास रखा है और 60% ट्रांसफर किया गया है, तो उस लॉस को भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा, 40 और 60। 40 सेट ऑफ कराया जाएगा डिमर्जर कंपनी के थ्रू और 60 सेट ऑफ कराया जाएगा रिजल्टिंग कंपनी के थ्रू। तो वही कहा जा रहा है कि अगर डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है तो आपको बांटना पड़ेगा उस लॉस को, उस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कराने के लिए। तो रिजल्टिंग कंपनी से उतना सेट ऑफ करा पाएगी जितना उसको ट्रांसफर किया गया है, और वो प्रोपोर्शन डिसाइड हो जा रहा है, जितना डिमर्ज कंपनी के पास है वो प्रोपोर्शन, और रिजल्टिंग कंपनी को जितना ट्रांसफर वो प्रोपोर्शन, दोनों ही प्रोपोर्शन में आपका ये लॉस सेट ऑफ कराया जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगी। फिर हमारा आता है अदर बेनिफिट्स। ठीक है, अदर बेनिफिट्स क्या कहते हैं? अदर बेनिफिट्स में कहते हैं कि भाई इसके अलावा भी और भी बेनिफिट्स है जो अवेल किए जाएंगे। पहला क्या हो गया? डिमर्जर एक्सपेंसेस को अमोर्टाइज करने का भी मिल जाता है रिजल्टिंग कंपनी को, तो वो डिडक्शन आपको 1/5 अलाउड होता है, जितना भी हुआ है उसका आप 1/5 पार्ट जो है 5 सालों तक अवेल कर सकते हैं, तो वो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई बैड डेब्ट्स है, ठीक है, मतलब कोई डेब्ट्स था जो डिमर्ज कंपनी ने ट्रांसफर कर दिए रिजल्टिंग कंपनी को और वो खराब हो गया, मतलब अब वो पे नहीं होगा, वो बैड डेब्ट बन गया है, तो वो बैड डेब्ट का भी अलाउड है कि डिडक्शन रिजल्टिंग कंपनी ले सकती है। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंडिचर्स थे उसका भी डिडक्शन ले सकती है, पेटेंट राइट कॉपीराइट के एक्सपेंडिचर उसका भी ले सकती है, नो हाउ वगैरह है उसका भी ले सकती है। ये सब हम ऑलरेडी देखे हैं डिमर्जर अमलगमेशन और मर्जर के केस में, तो सेम यहाँ पे भी इन एक्सपेंडिचर्स का वो डिडक्शन क्लेम कर सकती है रिजल्टिंग कंपनी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा डिमर्जर का होता है। डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेंचर कैपिटल फंड्स के रिगार्डिंग टैक्स के क्या प्रोविजंस हैं, राइट? सो वेंचर कैपिटल फंड्स के रिगार्डिंग टैक्सेशन के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस मेंशन है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 1023 FB में और सेक्शन 115 U के अंदर मेंशन है। तो इन्हीं दोनों सेक्शंस को हमें स्टडी करना होगा, तो हम वेंचर कैपिटल फंड के रिगार्डिंग जो भी टैक्सेशन के रूल्स हैं या प्रोविजंस हैं वो हम समझ जाएंगे, राइट? लेकिन इन सेक्शंस को समझने से पहले में 3 टर्म हैं जो जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन सेक्शंस में इन टर्म्स का यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये तीनों टर्म क्या है। वो 3 टर्म्स कौन कौन से हैं? एक तो वेंचर कैपिटल कंपनी हम किसे कहेंगे, वेंचर कैपिटल फंड हम किसे कहेंगे, और वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग हम किसे कहेंगे, राइट? ये तीनों चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो जब बात करते हैं वेंचर कैपिटल कंपनी की, तो मतलब वो कंपनी जिसने स्टार्टअप या किसी हाई ग्रोथ बिजनेस में जो रिस्की बिजनेस है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। तो जिस कंपनी ने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी को कहेंगे वेंचर कैपिटल कंपनी, राइट? अब ये कंपनी क्या करेगी? कुछ फंड इन्वेस्ट करेगी, तो जो पूल्ड ऑफ इन्वेस्ट फंड है जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किसमें, इस स्टार्टअप कंपनी में, उस फंड को कहेंगे वेंचर कैपिटल फंड, राइट? वहीं पे अगर वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो वो स्टार्टअप या वो बिजनेस जिसमें ये फंड लगाए जा रहे हैं, जिसमें ये कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, उस अंडरटेकिंग को हम वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग कहते हैं। एक एग्जांपल के लिए इस तरह से समझिएगा कि मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, वो कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो और मिस्टर ए एक कंपनी है जिन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम आपको फंड प्रोवाइड करेंगे, किसको? मिस्टर एक्स के स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड करेंगे। तो मिस्टर ए जो कंपनी है जिन्होंने पैसे देने की बात कही है, ये कंपनी क्या कहलाएगी? वेंचर कैपिटल कंपनी कहलाएगी, ठीक? ये जो पैसे देंगे, जो फंड इन्वेस्ट करेंगे, वो फंड क्या कहलाएगा? वेंचर कैपिटल फंड कहलाएगा। और किसको दे रहे हैं? मिस्टर एक्स के स्टार्टअप को दे रहे हैं। तो ये जो मिस्टर एक्स है या मिस्टर एक्स का जो स्टार्टअप है वो क्या कहलाएगा? वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो ये 3 टर्म हो गए। अब हम क्या करेंगे कि करके सेक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेंचर कैपिटल फंड के रिगार्डिंग जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 FB में, वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला गया, इस सेक्शन के अंदर बोला गया कि कोई भी इनकम अदर देन बिजनेस इनकम जो वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी अर्न कर रही है, क्यों अर्न कर रही है? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कहाँ पे? वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में। वो इनकम पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये बात क्लियर हो गई?
तो समझिएगा कि जैसा मैंने कहा कि मिस्टर ए की कंपनी ने फंड इन्वेस्ट किया है मिस्टर एक्स के स्टार्टअप में, तो अब मिस्टर ए की कंपनी या वो जो फंड उन्होंने लगाए हैं मिस्टर एक्स के स्टार्टअप में, इस फंड को इन्वेस्ट करने की वजह से, मिस्टर एक्स के यहाँ इन्वेस्ट करने की वजह से उनको जो भी इनकम ड्राइव हो रही है अदर देन बिजनेस इनकम, मतलब जैसे आपकी इंटरेस्ट आ रही है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है या कोई कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, इस तरह की कोई भी इनकम अगर अराइज हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। क्लियर हो गया? किसको? ये मिस्टर ए को, ठीक है, जो उन्होंने फंड लगाया है या जो ये कंपनी है उनको पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है क्योंकि उन्होंने मिस्टर एक्स के स्टार्टअप पे पैसा लगाया। बात क्लियर हो गई? ऐसा हमारे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1023 FB में मेंशन है। अब ये जो कंपनी है, ये जो फंड इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये कंपनी को या इस फंड को सेबी के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब सेबी में ना, सेबी की जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के रेगुलेशन होते हैं, उसमें कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 इस तरह से इनको प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो फंड पे उनको एग्जेम्पशंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये जो एग्जेम्पशन की बात कही गई ना कि ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा, जो भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के पास, जो भी फंड लगा रखा है, इस कंपनी को पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा उससे आने वाली इनकम। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वेंचर कैपिटल फंड या कंपनी को एक स्टेटस अकॉर्ड किया गया, एक स्टेटस दिया गया है। वो स्टेटस क्या है? पास थ्रो का स्टेटस, ठीक। पास थ्रो का स्टेटस या मैं कहूँ पास थ्रो एंटिटी ये बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? पास थ्रो एंटिटी या पास थ्रो स्टेटस का मतलब होता है कि ये वो एंटिटी है या ये वो कंपनी है जिसको उसकी होने वाली इनकम एंटिटी लेवल पे, मतलब अपने लेवल पे जो भी उसने इनकम कमाई है एज एन एंटिटी, एज एन फंड, वो उस लेवल पे बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है, बल्कि सेम चीज़ टैक्सेबल होगा इन्वेस्टर के हैंड पे। क्लियर हो गया? कहने का मतलब मिस्टर ए जो कंपनी थी, इन कंपनी ने जो भी पैसे लगाए, किसको लगाए? मिस्टर एक्स के स्टार्टअप में लगाए। अब मिस्टर एक्स ने इन पैसों के बदले कुछ डिविडेंड दिया, इनको प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये जो डिविडेंड है ना, मिस्टर ए के लिए पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट माना गया। पहली बात तो अब ये एग्जेम्प्ट तो माना गया, लेकिन क्या कहा गया कि ये एग्जेम्प्ट क्यों हुआ? क्योंकि मिस्टर ए को या इनके इस फंड को पास थ्रो का स्टेटस मिल गया, पास थ्रो एंटिटी बन गए। अब इसका मतलब ये हो गया कि इनको टैक्स नहीं देना है। टैक्स किसको देना है? इनके इन्वेस्टर को देना होगा। यही पास थ्रो स्टेटस हुआ, ठीक है, इनके इन्वेस्टर्स को देना है। अब मिस्टर ए ने जो भी पैसा लगाया होगा वो क्या खुद का कैपिटल थोड़ी लगाएगा, उन्होंने भी किसी से पैसे लिए होंगे। तो अब वो पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट किसको करेंगे? इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितना भी इनकम उन्होंने अर्न किया अपने इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है? तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो भी ये रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट करने वाले अपने इन्वेस्टर्स को, उनको टैक्स देना है, मिस्टर ए को टैक्स नहीं देना है। इज इट क्लियर? यही बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। लेकिन अब ये पास थ्रो का स्टेटस अगर इन्हें पाना है तो वेंचर कैपिटल फंड को ये ज़रूरी है कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस भी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो एक डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए और उसके शेयर्स किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हों, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ कि ये बेनिफिट्स अवेल करने के लिए एग्जेम्पशन बेनिफिट जो सेक्शन 10 के अंदर मेंशन किया गया, 23 FB के अंदर मेंशन किया गया है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। तो अगर ये टैक्स एग्जेम्पशन आपको एंजॉय करना है, आपकी कंपनी को एंजॉय करना है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि सेबी के अकॉर्डिंग आप रजिस्टर्ड हो, आपकी कंपनी, आपका फंड सेबी के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किसी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में ही करनी चाहिए और टिपिकली वो कैसी होनी चाहिए? अनलिस्टेड, कहीं भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हो उसके शेयर्स, अनलिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए। आप उसी के स्टार्टअप में पैसे लगाने वाले हो, ठीक है। कोई भी पैसा अगर आपने अपना ये जो भी वेंचर कैपिटल था वो फंड आपने अगर किसी एसोसिएट कंपनी पे लगाया है तो आपको सेक्शन 1023 FB का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, मतलब वो आपके हैंड में एग्जेम्प्ट नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो कुछ भी आपको जो भी नॉर्म्स हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, वो नॉर्म्स आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे, वो फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी ये एग्जेम्पशन बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि क्या है आपका, जैसे ये है कि जो भी इन्वेस्टेबल फंड है उसका एटलीस्ट 2/3 जो है वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होना चाहिए या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्टेड होना चाहिए आपकी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के। तो इस तरीके के नॉर्म्स मेंशन है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो भी आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया? सेक्शन 1023 FB की बात हो गई। अब हमारा दूसरा सेक्शन आता है, वो कौन सा था? सेक्शन 115U,
ठीक है, इसको हम कहते हैं पास थ्रू स्टेटस। पास थ्रू स्टेटस होने की वजह से ही सेक्शन 115U कहता है कि इन्वेस्टर जो था उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो हमने ये तो देखा भाई कि इनकम फंड लेवल पे एग्जेम्प्टेड है, मतलब उस एंटिटी के हैंड में एग्जेम्प्टेड है, मिस्टर ए के हैंड में एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, मिस्टर ए याद है ना एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो मिस्टर ए के हैंड में एग्जेम्प्टेड है, उनको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो इसी को फंड लेवल कहने का मतलब, एंटिटी लेवल कहने का मतलब यही हो गया कि वो कंपनी जो वेंचर कैपिटल कंपनी है, जो वेंचर कैपिटल फंड है, उसको नहीं देना है टैक्स, उसके लिए एग्जेम्प्टेड है। पर टैक्सेबल किसके हैंड में है? इन्वेस्टर के हैंड में है। ठीक है, तो कहा क्या गया है सेक्शन में कि कोई भी इनकम जैसे डिविडेंड हो गई, इंटरेस्ट हो गई, कैपिटल गेन हो गई, जो भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है इन्वेस्टर्स को, ठीक है, क्यों डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है? क्योंकि उसको वो इनकम उस कंपनी को, वेंचर कैपिटल फंड को, वेंचर कैपिटल कंपनी को अराइज हुई है। किससे? वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग से अराइज हुई है। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है इन्वेस्टर्स को, वो इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल है, इस तरीके से जैसे ये माना जाए कि इन्वेस्टर ने वो पैसा डायरेक्टली खुद ही उस वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में लगाया हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू, वो अपना सेम नेचर को रिटेन करके रखेगी और ऐसा माना जाएगा कि वो इन्वेस्टर के थ्रू डायरेक्टली अर्न की जा रही है। इस बात का ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कि मिस्टर पी हैं, ठीक है, मिस्टर पी एक इन्वेस्टर थे, मिस्टर पी हो गए, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर के, मिस्टर, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे। इन्होंने फंड दे दिया किसको? कंपनी को, मिस्टर ए को दिया, क्योंकि उनको मिस्टर ए पे ट्रस्ट था कि वो जहाँ भी जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं उससे उनको रिटर्न ही मिलेगा। ठीक है, तो वो किस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं उससे उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना था, उनको था कि भाई उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया मिस्टर ए के हैंड कंपनी में। अब मिस्टर ए ने क्या किया? ये पूरा पैसा, ये जो पूरा फंड इकट्ठा हुआ, इस फंड को लगा दिया मिस्टर एक्स के स्टार्टअप में। ठीक, अब मिस्टर एक्स ने उस वेंचर कैपिटल फंड जो मिस्टर ए ने लगाया उससे अर्निंग की और उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? मिस्टर ए की कंपनी को दिया कि भाई ये डिविडेंड रिसीव हुआ है। अब मिस्टर ए क्या करेंगे? वो डिविडेंड अपने पास तो रखेंगे, भाई वो पैसा जिससे मिला है उसको तो देना पड़ेगा फ़ायदे का कुछ हिस्सा, तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? इन्वेस्टर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इन्वेस्टर्स को वो डिविडेंड मिलेगा। अब क्या हो गया? ये जो या डिविडेंड रहा हो या इंटरेस्ट रहा हो, कुछ भी रहा हो, या कोई कैपिटल गेन रहा हो, आप कुछ भी समझ लीजिए, तो वो क्या कर रहे हैं? वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको? मिस्टर पी को, मिस्टर के को, मिस्टर सी को, मिस्टर एम को, जो भी इन्वेस्टर्स है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेक्शन 115U क्या कह रहा है कि ये जो इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन मिला, मिस्टर पी, मिस्टर सी, मिस्टर के, मिस्टर एम, इन सबको जो इन्वेस्टर्स थे, इनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स मिस्टर ए को नहीं देना पड़ेगा, ये बात 115U ने कह दी। ठीक है, टैक्स किसको देना है? इन इन्वेस्टर को देना है। ठीक है, कैसे देना है? ऐसा सोचना है, क्या बोला गया? ऐसा सोचना है कि इन लोगों ने, मिस्टर पी ने, मिस्टर के ने, मिस्टर सी ने, मिस्टर एम ने, ऐसा मानना है कि इन लोगों ने डायरेक्टली पैसा किसको लगा दिया? उस अंडरटेकिंग को। मतलब आपको ऐसा इनकम टैक्स मान रही है कि हम ये नहीं मानते कि मिस्टर ए भी बीच में थे, मिस्टर ए थे ही नहीं, ठीक है, इनकी कंपनी थी ही नहीं। अगर आप डायरेक्टली उस मिस्टर एक्स के स्टार्टअप में पैसा लगाते और आपको डिविडेंड मिलता तो आपको टैक्स देना पड़ता ना। अगर आप डायरेक्टली मिस्टर एक्स के अकाउंट में पैसे डालते, मतलब उनके स्टार्टअप में पैसा लगाते और वो आपको इंटरेस्ट देते, तो आपको टैक्स देना पड़ता ना। तो हम यही मान रहे हैं कि आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है, मिस्टर ए के थ्रू इन्वेस्ट नहीं किया है। इज इट क्लियर? यही बात कही जा रही है कि ऐसा माना जाएगा कि वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में उन इन्वेस्टर ने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है, इसी वजह से वो उस नेचर को रिटेन करके रखेंगे। मतलब अगर डिविडेंड इनकम है तो इन्वेस्टर के हैंड में वो डिविडेंड इनकम कहेगी, अगर वो कैपिटल गेन था तो इन्वेस्टर के हैंड में वो कैपिटल गेन कहलाई जाएगी, अगर वो इंटरेस्ट मिस्टर एक्स के स्टार्टअप ने दिया तो वो इंटरेस्ट ही कहलाएगी किसके हैंड में? इन्वेस्टर के हैंड में। क्लियर हो गया? इस बात को मैं एग्जांपल से भी समझ लेती हूँ। जैसे वेंचर कैपिटल फंड जो लगाया गया मिस्टर ए के थ्रू, उसमें कैपिटल गेन अराइज हुआ। ठीक है, तो इन्वेस्टर को वो कैपिटल गेन के अंदर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो किस हेड में जाएगा? कैपिटल गेन के हेड में ही जाएगा। और किस रेट से लगेगा? जो एप्लीकेबल इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स रेट होगा, जो इंडिविजुअल के लिए टैक्स रेट होता है, जो एप्लीकेबल टैक्स रेट होता है, उस रेट के हिसाब से ही आपको टैक्स पे करना। वैसे गेन है, मतलब कैपिटल गेन है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वही चार्ज किए जाएंगे। इज इट क्लियर? तो वही सेम नेचर रिटेन करके रखता है। ठीक है, मतलब कि अगर उनको कैपिटल गेन हुई, उन्होंने मिस्टर ए को दिया, फिर मिस्टर ए ने आप सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपको वो कैपिटल गेन ही मानते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टर से टैक्स लेगी, कैपिटल गेन टैक्स लेगी, कोई और टैक्स नहीं लेगी। बात समझ में आई? क्योंकि वो क्या एज्यूम कर रही है कि हम ये मान रहे हैं कि आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई?
तो ये एक तरीके से आपका सेक्शन 115 यू की बात होगी। तो ये 115 यू में क्या याद रखना है आपको कि एंटिटी लेवल पे, फंड लेवल पे एग्जेम्प्टेड है, लेकिन इन्वेस्टर के हैंड में टैक्सेबल है और वो ओरिजिनल नेचर रिटेन करके रखता है। ओरिजिनल नेचर रिटेन करने का मतलब जिस चीज़ पे वो टैक्सेबल है, जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की गई, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, इंटरेस्ट, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट की गई, उस इनकम पे जो टैक्स लगना था वही टैक्स लगेगा इन्वेस्टर के हैंड में। ठीक है। सो बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं इसके, तो देखिए पहली बात तो सिंगल लेवल टैक्सेशन है। ठीक है। फंड लेवल पे तो कोई टैक्स है ही नहीं है, मतलब एंटिटी लेवल पे कोई टैक्स है ही नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर लेवल पर टैक्स है, तो इसकी वजह से डबल टैक्सेशन नहीं है। ठीक है। सो वेंचर इन्वेस्टमेंट इंकरेज होगा, है ना। अच्छा देखिए ऑब्वियस सी बात है, ऐसे जो मिस्टर ए थे, पी थे, सी, मिस्टर ए नहीं, मतलब मान लीजिए पी, सी, के, एम, जो हमने भी एग्जाम्पल लिया, इन लोगों को बोला जाता है कि मिस्टर एक्स के स्टार्टअप में पैसा लगाओ, तो शायद ये पैसे नहीं लगाते क्योंकि स्टार्टअप है, रिस्क है, लॉस हो जाएगा, इस वजह से शायद पैसे नहीं लगाते। पर मिस्टर ए की कंपनी बहुत रिनाउंड कंपनी है, बहुत ट्रस्टेबल कंपनी, इसलिए वो उनको पैसे दे दिए। ठीक है। तो अब मिस्टर ए का वो है कि भाई वो इस स्टार्टअप पे पैसा लगाने के लिए रेडी हो गए, उनको विश्वास है और वो इस रिस्की प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते, तो ये मिस्टर ए की थॉट प्रोसेस थी। तो इसी वजह से टैक्सेशन ने ये बेनिफिट मिस्टर ए को दिया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये वेंचर कैपिटल फंड कैसे मिस्टर एक्स को मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए ये बेनिफिट दिया गया। इज इट क्लियर। तो डबल टैक्सेशन तो अवॉइड है पूरी तरीके से। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये जो वेंचर कैपिटल फंड या कंपनी है ना, वो टीडीएस डिडक्ट करेगी। ठीक है। जो भी इनकम वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन्वेस्टर को, वो टीडीएस डिडक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि इनकम आएगी तो पहले उसी के पास, वेंचर कैपिटल फंड के पास ही आएगी, वेंचर कैपिटल कंपनी के पास ही आएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इन्वेस्टर को, तो वो टीडीएस डिडक्ट करके ही देगी। क्लियर है। लेकिन ये जो इन्वेस्टर्स है ना, वो उसका क्लेम ले सकते हैं, टीडीएस जो डिडक्ट करके दिया जा रहा है उसका क्रेडिट वो ले सकते हैं, जब वो खुद रिटर्न फाइल करेंगे, जो टैक्स पे करना होगा, तो जितना टीडीएस कट किया गया उसका क्रेडिट वो अवेल कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से इन्वेस्टर्स को भी टीडीएस क्लेम का बेनिफिट मिल ही जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा ये इसका एक बेनिफिट ये है कि भाई टैक्स इंसेंटिव्स जो दिए जा रहे हैं, जो टैक्स एग्जेम्पशंस दिए जा रहे हैं, इसी की वजह से स्टार्टअप और इनोवेशंस प्रमोट होंगे। क्यों जैसे मैंने अभी बताया ना कि लोगों को ट्रस्ट आएगा, तभी लगेगा कि अच्छा मुझे बेनिफिट मिलने वाला, मेरा टैक्स जो भी पैसा आएगा उसमें मेरा टैक्स का नहीं बनेगा, मुझे पूरा रिलैक्सेशन है, सो इसलिए मैं पैसे लगा देता हूँ स्टार्टअप में। तो ये अगर इंसेंटिव्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे तो कोई भी कंपनी, कोई भी वेंचर कैपिटल कंपनी स्टार्टअप पे पैसे लगाने को रेडी नहीं होगी। तो ये रिस्क कैपिटल फंडिंग को इनकरेज करता है कि भाई रिस्क पे भी आप फंड दीजिए, उन पे भी कैपिटल इन्वेस्ट करिए। क्लियर है। सो ये सारे हमारे मेन प्रोविजंस थे वेंचर कैपिटल फंड के रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।